नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। आपका खर्चा आपकी चर्चा, हफ्ता दर हफ्ता हम एक बार फिर हाजिर हैं लेकर न्यूज़ लॉन्ड्री का साप्ताहिक पॉडकास्ट एनएल चर्चा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आपके फेवरेट और इस शो के हमारे लोकप्रिय होस्ट अतुल सर इस बार नहीं हैं और ये मौका मुझे मिला है इस बार चर्चा होस्ट करने का। तो और इस बार चर्चा में हमारे साथ खास पैनल है, खास मेहमान हैं, हमारे एडिटर इन चीफ रमन सर हैं। हेलो। और द क्विंट से हमारे साथ ईश्वर जी हैं। हेलो। इसके अलावा ईस्ट मोजो से हमारे साथ ईस्ट मोजो के एडिटर अमित कुमार जी हमारे साथ होंगे और इसके अलावा स्मिता शर्मा जी इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगी। तो इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, हम एक दो मुख्तसर सी जानकारियां हैं वो आप तक पहुंचा दें। पहली हमारी अनाउंसमेंट जो है वो कश्मीर की कहानी, ये हमारी एक नई प्रिंट बुक है और सुमित कुमार जो है इसके लेखक हैं। ये ग्राफिक नॉवल है हमारा कश्मीर पर, कश्मीर का किस तरीके से पूरा इतिहास रहा और किस तरीके से कश्मीर में बाकी सारी चीज़ें हुई, कैसे आपको अगर जानना है तो ये ग्राफिक नॉवल हमारा अवेलेबल है और इसको आप घर बैठे भी ऑर्डर कर सकते हैं। और इसके लिए आपको newslaundry.com/store पर जाना होगा और वहाँ आपको ये मिल जाएगी। इसके अलावा हमें आपके पत्र नियमित रूप से प्राप्त हो रहे हैं और हम चाहते हैं कि ये सिलसिला थोड़ा आगे बढ़े और हमें आपके पत्र और अच्छे से मिलें और आप ज़्यादा से ज़्यादा पत्र लिखें ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे। पत्र लिखने के लिए आप दो माध्यम अपना सकते हैं। पहला कि आप www.newslaundry.com/podcast-letters पे जाकर आप हमें लेटर लिख सकते हैं और इसके अलावा podcast@newslaundry.com पर भी आप हमें अपने पत्र सबमिट कर सकते हैं। सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि आप सब्जेक्ट में जो है वो चर्चा ज़रूर लिख दें ताकि ये हमें लेटर जो है हफ्ता के लिए और बाकी चीज़ों के लिए मिलते हैं तो आसान रहे हमारे लिए, हमारे टीम के लिए छांटना कि ये लेटर स्पेसिफिकली चर्चा के लिए हैं। तो इससे पहले हम चर्चा की शुरुआत करें। इस हफ्ते की कुछ एक सुर्खियाँ वो मैं आपको पढ़ देता हूँ और फिर हम चर्चा की ओर आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहली सुर्खी हम जो हमारा चर्चा का आज का मुख्य विषय भी है वो असम फ्लड को, असम में जो बाढ़ आई है उसको लेकर है। असम में बाढ़ से करीब 4 लाख से ज़्यादा लोग प्रभावित हुए हैं और अब तक 37 लोगों की मौत की खबर है। इसके अलावा दिल्ली में भी जो है बाढ़ जैसे हालात हैं। तो आज हम इन दोनों बातों पर चर्चा करेंगे कि किस तरीके से बारिश और बाढ़ जो है ये हर साल जो है लोगों को जनजीवन को प्रभावित कर रही है। इसके अलावा सीबीआई ने जो है नीट मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और इन्हें पटना से मनीष कुमार और आशुतोष कुमार को गिरफ्तार किया गया है। इन दोनों पर आरोप है कि इन दोनों ने पेपर लीक तो किया ही, साथ ही जो अभ्यर्थी थे उनको सेफ जो है वो प्रेमिसेस मतलब रहने की जगह भी उपलब्ध कराई थी। फिलहाल मास्टरमाइंड जो है वो सीबीआई की पकड़ से बाहर है। इसके अलावा सीबीआई ने जो है एक्साइज पॉलिसी जो शराब नीति मामला है उसी में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी गिरफ्तार कर लिया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बारे में बता दें कि वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे और उन्हें इस मामले में जमानत मिल गई थी और इससे पहले ही सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई ने बताया कि वो केजरीवाल को गिरफ्तार कर रहे हैं, ऑफिशियली आधिकारिक रूप से गिरफ्तार कर रहे हैं। ये केस सेम ही है जी, एक्साइज पॉलिसी वाला केस सेम ही है और ईडी है वो देख रहा है मनी लॉन्ड्रिंग और सीबीआई करप्शन के ऊपर 120B ऑफ आईपीसी एक्ट उसके अंदर। जी, इसके अलावा अगली हमारी जो सुर्खी है वो लोकसभा से है। लोकसभा में जैसा आप जानते हैं 18वीं लोकसभा के इस पहले सत्र की शुरुआत हो गई है और आज से आधिकारिक रूप से सत्र शुरू हो चुका है, लेकिन गवर्नमेंट बिजनेस जो सरकारी कामकाज है वो आज से शुरू होगा। और इस बीच हुआ यह है कि लोकसभा में स्पीकर का चयन हो गया है। ओम बिरला जी एक बार फिर से स्पीकर चुन लिए गए हैं। वहीं लोकसभा में पहली बार 10 साल के बाद पहली बार विपक्ष का नेता भी चुन लिया गया है, राहुल गांधी को। और हम देखेंगे कि किस तरीके से ये पूरा सत्र जो है आगे बढ़ेगा और इस पर हम चर्चा भी करेंगे। तो ये इस हफ्ते की कुछ सुर्खियां थी। अब हम चर्चा की ओर आगे बढ़ेंगे। तो चर्चा की शुरुआत हम सबसे पहले असम में जो बाढ़ आई है उस विषय से शुरू करेंगे और हम चाहेंगे कि अमित कुमार जी जो ईस्ट मोजो के हमारे साथ एडिटर हैं वो हमें सबसे पहले तो मौजूदा और ताज़ा हालात की जानकारी दें। तो अमित जी वहाँ कैसे हालात हैं अभी? शुक्रिया। सबसे पहले मैं बस एक चीज़ कहना चाहूँगा, मैं एडिटर नहीं हूँ, मैं एग्जीक्यूटिव एडिटर हूँ। एडिटर इन चीफ कर्मा पाल जो है शुरुआत में ही नौकरी खतरे में नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैंने बता दिया। ठीक है। अभी जो हमारे पास अपडेट है एक्चुअली वो 25 जून के हिसाब से
बाढ़ की स्थिति थोड़ी सी सुधरी है जी। 10 जिलों में अभी जो कहा जा रहा है ASD में, असम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के हिसाब हवाले से 1,70,000 लोग अभी इफेक्टेड है ऑफिशियली 10 डिस्ट्रिक्ट में, और मरने वालों की संख्या 40-41 के आसपास हो चुकी है। तो मरने वालों के लिस्ट में इजाफा हुआ है, लेकिन फिलहाल बाढ़ की सिचुएशन पिछले हफ्ते के मुकाबले थोड़ी सी सुधरी है। लेकिन जिस तरह से असम में मतलब ये बाद में हम इस बारे में बात करेंगे, लेकिन अभी कुछ भी कहना मुश्किल है, क्योंकि किसी को नहीं, अभी भी कुछ कुछ इलाकों में ब्रह्मपुत्र सेफ्टी के मार्ग से थोड़ा सा ऊपर है। और एक्चुअली अभी की जो वर्तमान स्थिति है वो आपको बराक वैली जो है, जो आपको कचर डिस्ट्रिक्ट हुआ, सिलचर जिसको कहते हैं, सिलचर, करीमगंज, हाइलाकांडी, इन इलाकों में बाढ़ का प्रभाव ज्यादा दिखा है। करीमगंज सबसे बुरा इफेक्टेड है, अभी भी 1,70,000 में से करीब 90-95 लोग सिर्फ करीमगंज डिस्ट्रिक्ट से हैं, और वहां पर बाढ़ की हालत काफी बुरी है। इनफैक्ट पिछले हफ्ते आश्चर्य की बात है कि 17 जून को, मतलब ये करीब 10 दिन पहले की बात बता रहा हूँ, जब करीमगंज में बाढ़ की हालत काफी बुरे हो गए थे, तो वहां के जो MP है, नए नए MP जो बने हैं, वो कश्मीर में छुट्टी मना रहे थे और हाथ पर 2 कबूतर लेके फोटो खिंचवा रहे थे, कृपानाथ मल्ला। तो वो हमें बता रहे थे ब्रेथ टेकिंग ब्यूटी, और लोग कह रहे थे कि भैया तुम वहाँ ब्रेथ टेकिंग देख रहे हो, यहाँ पे हमें सांस लेने में दिक्कत हो रही है। नए नए MP बने हो, और पुराने MP, ऐसा नहीं है कि पहली बार बने, मतलब उनको पता है कि कुछ नहीं होने वाला शायद। तो ये एक सिचुएशन है। और एक और बात काफी इंटरेस्टिंग हमारे गृह मंत्री जी ने कहा है, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। बट फिलहाल 1 लाख जितने प्रभावित लोगों की संख्या में कमी आई है, मरने वालों की संख्या में इजाफा हुआ है, और अभी हम नजर रखे हुए हैं। लेकिन अभी पिछले 2-3 दिनों में हालात सुधरे हैं, क्योंकि 24 जून के बाद, 25 जून के बाद, माफ करिएगा, ASD में, ये स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के बाद से कोई फ्रेश प्रेस रिलीज भी नहीं आई है। तो फिलहाल लग रहा है कि इस हालात सुधर रहे, लग रहा है। जी जी। तो ईश्वर जी, असम में तो बाढ़ है, लेकिन दिल्ली में भी ऐसा नहीं है कि दिल्ली में भी एक ही बारिश में जो बिल्कुल बाढ़ जैसे ही हालात हो गए हैं। और हमने देखा कि पिछले कुछ सालों में जो है दिल्ली में, पिछले साल भी बाढ़ ही आ गई थी, पिछले साल तो बाढ़, ये ठीक है कि एक प्राकृतिक आपदा है, लेकिन इतने सालों बाद भी आपको क्या लगता है कि क्या वजह है कि हम इससे कुछ निपटने का इंतजाम नहीं कर पाए, जबकि हर साल इस तरीके से दस्तक देती है हमारे दरवाजे पे? देखिए, मैं जहाँ से आता हूँ, मुंबई से, वहाँ बारिश में बाढ़ होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। लेकिन बॉम्बे की बात अलग है, क्योंकि बॉम्बे की बारिश, रेनफॉल की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन दिल्ली में जब से, अब लगभग मुझे 8 साल हो गए दिल्ली शिफ्ट हुए हुए, तो मेरे लिए बहुत ही आश्चर्य की बात होती है कि दिल्ली जो देश की राजधानी है, यहाँ उतनी बारिश नहीं होती। मतलब 1/10 भी मुंबई के कंपैरिजन में बारिश नहीं होती है। लेकिन साल दर साल हम देखते हैं कैसे फ्लडिंग होती है, कैसे रेन वाटर अक्यूमुलेट होता रहता है, अंडरपास जैम होते रहते हैं। आज सवेरे की घटना है, बहुत दुखद घटना है, और ये जो एक लिस्ट बन रही है मोदी सरकार के वापस आने के बाद एक एक घटनाओं की, उसमें ये एक और घटना ऐड हो जाती है दिल्ली एयरपोर्ट पर जो हुई है। दिल्ली एयरपोर्ट पर एक व्यक्ति की मौत हुई है, 6 लोग ज़ख्मी हुए हैं रूफ कोलैप्स से। ये इंटरेस्टिंग बात यह है कि मार्च में प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन किया था। उन्होंने टर्मिनल 1 का जो हिस्सा है उसका इनॉग्रेशन किया था। कहा था कि कैसे एयरपोर्ट्स मोदी गवर्नमेंट के अंदर, एनडीए गवर्नमेंट के अंदर पिछले 10 वर्षों में बने हैं, अलग अलग शहरों में बने हैं। लेकिन ऐसी घटनाएं एक स्पॉटलाइट वापस उस बात पर लेकर जाती हैं कि क्या प्रोजेक्ट आफ्टर प्रोजेक्ट उन चीज़ों का ध्यान रखा जा रहा है जो एक्चुअली जिन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। आप प्रोजेक्ट्स क्लियर किए जा रहे हैं, आप कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जा रहे हैं, लेकिन अब उस एक इंसान की मौत के लिए अकाउंटेबल कौन होगा? और ऐसा नहीं है कि ये किसी पुराने एयरपोर्ट पे हुआ है या ऐसा कोई एयरपोर्ट हो जो इल मेंटेन्ड हो। ये दिल्ली के टर्मिनल 1 पे हुआ है। उस वक्त प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये भी कहा था अपनी स्पीच में कि मैं बहुत दूसरी मिट्टी का बना हुआ आदमी हूँ, मैं बस बहुत फॉरवर्ड लुकिंग हूँ। पर जब अकाउंटेबिलिटी की बात आती है, और यही चीज़ अब एक विपक्ष जो रेजरेक्ट हुआ है इस चुनाव के बाद,
यही चीज़ सवेरे से विपक्ष भी पूछा जा रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। इनफैक्ट सवाल भी आया है कि जो चीफ इनॉग्रेशन मिनिस्टर हैं वो उन्होंने ताना मारा है प्रधानमंत्री जी को कि क्या वो कुछ इस मामले में करेंगे। लेकिन दिल्ली की अगर स्पेसिफिकली बात करें तो ये जो नोक झोंक चलती रहती है बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड दिल्ली गवर्नमेंट, ये एक बहुत बड़ा कारण है इसके लिए, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन में बाधाएं, फाइल्स क्लियर ना होना, चीफ मिनिस्टर फ़िलहाल जेल में हैं, काफ़ी चीज़ें होती रहती हैं। तो वन ऑफ द मेजर रीजंस इज़ कि ये जो नोक झोंक सेंट्रल गवर्नमेंट और आप गवर्नमेंट के बीच में चल रही है पिछले 10 वर्षों से, ये एक कारण है। एडमिनिस्ट्रेटिव एपिथी एक कारण है। प्रोजेक्ट्स आफ्टर प्रोजेक्ट्स बीइंग क्लियर्ड, ये भी एक कारण है। तो अकाउंटेबिलिटी कहाँ सेट होगी, ये बहुत बड़ा सवाल बनता है। जी जी। इसमें लेकिन सिविल एविएशन जो मिनिस्टर है उसने क्लैरिफाई किया है कि ये जो रूफ कोलैप्स हुई है जी, ये 2009 में बनी थी। ये जो हिस्सा ये collapse हुआ है जो टर्मिनल प्राइम 1 मिनिस्टर ने का, किया था इनॉग्रेट, वो अलग हिस्सा है। वो अलग हिस्सा है। जी, ये जी। उन्होंने अभी कोई 1-2 घंटे पहले जी जी। इसको क्लैरिफाई किया है। इनफैक्ट मैं भी बॉम्बे में काम किया हूँ, इंडियन एक्सप्रेस के साथ था मैं था 2005 में। मीठी नदी है ना वहाँ, हाँ मीठी नदी, जब वहाँ बारिश होती है तो वहाँ की बारिश ही बहुत डिफरेंट है। आप इंजॉय भी करते हो, लेकिन वो जो 2005 का फ्लड तो बहुत ज़बरदस्त फ्लड था। आई वॉज इन ऑफिस, दो दिन तक मैं ऑफिस में स्टक कर गया था, वहीं पे रहा था। और लेकिन दिल्ली में दिल्ली की जो बारिश है, कल 2 बजे रात से सुबह 6 बजे तक जब हम सब लोग सो रहे थे तो 4 घंटे में 150 ml to 200 ml इतनी बारिश हुई है। बहुत इस बारिश में ने पूरा का पूरा दिल्ली को मतलब कि ट्रैवलिंग का भी, जैसे मैं नोएडा से आता हूँ, 40 किलोमीटर दूर मेरा घर है, तो आते हुए भी अगर मैं गूगल मैप देखता हूँ तो 1 घंटा 30 मिनट मेरे को कार में लगेगा, और जैसे जैसे मैं आगे आते जा रहा हूँ वो टाइम बढ़ता जा रहा है। तो ऑब्वियसली सारी रोड्स चौक्ड हो गई हैं और रास्ते में काफ़ी पानी इकट्ठा हो गया है। पर ये 4 घंटे की बारिश ने जो तबाही मचा दी, तो ये क्लियरली बताता है कि एनडीएमसी एरिया में एनडीएमसी के लोग, म्यूनिसिपल एरिया में म्यूनिसिपल के लोग, और पीडब्ल्यूडी जो सीवेज और ड्रेनेज को करते हैं, तो कुछ काम यहाँ पे नहीं हुआ है। मुझे आसाम पे क्वेश्चन पूछना है। इनफैक्ट बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि जब भी हर साल जब आसाम में ये बाढ़ आती है तो हम लोग बुलाते हैं और हम स्टोरीज भी करवाते हैं इसके ऊपर। लेकिन मुझे ध्यान है कि लास्ट ईयर और उससे पहले भी शायद ईस्ट मोर्जो से ही कोई आए थे, मुझे याद नहीं था कौन है, लेकिन उन्होंने बहुत आया था। आप ही आए थे? हाँ, बहुत अच्छे ढंग से समझाया था कि जो लो लाइंग एरियाज है तो गवर्नमेंट उसकी प्रेपरेशन कैसे करती है, बंड्स बनाती है कि कोई 12-13 बंड्स, और उसके ऊपर उन्होंने बताया भी था कि कितना पैसा जी मतलब कितने करोड़ खर्चा करते हैं। तो उसके बारे में थोड़ा, जो ये तैयारी है उसके बावजूद वहाँ पे बाढ़ आती है। हाँ, तो इसके बारे में एक चीज, आपका 2 मिनट का समय लूंगा मैं, क्योंकि थोड़ा समझाना जरूरी है। देखिए, असम में जब बाढ़ की बात आती है तो मैं उसको 2 तरीके से देखता हूँ। एक गुवाहाटी के समस्या को देखता हूँ और एक बाकी जगह की समस्या को देखता हूँ। गुवाहाटी में मैं नहीं मानता कि बाढ़ आती है। गुवाहाटी हर शहर की तरह प्रॉब्लम वही है कि पानी निकलता नहीं है। देखिए, बारिश हर जगह होती है। दिल्ली में भी बाढ़, मैं दिल्ली में बाढ़ नहीं कहूंगा, क्योंकि दिल्ली में क्या हो रहा है कि आपकी जो बारिश, आपकी जो जमीन है वो पानी अब्जॉर्ब करने के लायक बची नहीं है। जो नाले हैं आपके, वो सिर्फ गुटखा के पैकेट फेंकने के लिए और पानी के बोतल फेंकने के लिए है। तो जब आप नदियों को साफ नहीं करेंगे, जब आप नालों को साफ नहीं करेंगे, तो यही होता है। असम में एक पूरा, मतलब ये आपको बिहार में भी दिखेगा, जो मतलब एम्बैंकमेंट इकोनॉमी कह लीजिए एक, ये 1850 के बाद अंग्रेजों ने शुरू किया था। कोसी नदी पर, अगर जो भी बिहार के ज्योग्राफी से वाकिफ हैं उनको पता हो कि कोसी नदी पे एम्बैंकमेंट बनाने का काम शुरू हुआ, और उसी समय से बिहार की बर्बादी भी शुरू हो गई। यहाँ पर भी असम में एम्बैंकमेंट, एक पीएचडी स्कॉलर हैं जो मिर्जा, तो मिर्जा हमेशा लिखते हैं
कि एक एम्बैंकमेंट इकोनॉमी बनी हुई है कि आप पूरे राज्य में आपने, जिसको अपर असम से लोअर असम मान लीजिए, अगर आप मैप देखते हैं तो गुवाहाटी यहाँ है मान लीजिए, तो इधर वाले इलाकों को हम लोअर असम कहते हैं, ऊपर वाले इलाकों को अपर असम कहते हैं, और ये जैसे जैसे ब्रह्मपुत्र अंगड़ाई लेती है वैसे वैसे आप अपर असम लोअर असम बनाते हैं। तो यहाँ पर आपको पूरा का पूरा एक एम्बैंकमेंट इकोनॉमी बना हुआ है, जिसको असम असमीज में मथावरी कहते हैं। ये मथावरी अलग अलग जगह टूटते हैं, लेकिन इसका टूटने का वजह बदल रहा है। अब क्या हो रहा है कई जगह में कि मथावरी बहुत साल पुराने भी हैं, कुछ कुछ जगह में आप जाके देखोगे तो आपको समझ में भी नहीं आएगा कि ये मथावरी है, क्योंकि उसके ऊपर इतनी पुरानी जमीन हो गई कि लोगों ने मकान मकान बना के रखे हैं आसपास, मतलब एक मतलब लोग जी रहे हैं, रह रहे हैं उस पर। अब ये जहां जहां ये मथावरी टूटती है उसमें कई बार कारण क्या हो रहा है कि अब असम में पिछले 10 सालों या 15 सालों में जो एक चीज जो चेंज हुआ है कि बाढ़ और बारिश, ये जो कनेक्शन है ये कनेक्टेड नहीं है। बाढ़ एक चीज है, बारिश एक चीज है। पानी जैसे जैसे डैम से छोड़ा जाता है, मैं एक इलाके में रहता था जोरहाट के पास, वहां पर क्या होता था, एक धनसरी करके एक नदी थी, तो ऐसा भी हुआ है 2018 में मैं वहां पे रह रहा था गांव में, 35 डिग्री तापमान था, 6 दिन से बारिश नहीं हुई थी, सुबह गर्मी से हालत खराब था और शाम तक पानी भर गया, क्योंकि दोयांग करके एक प्रोजेक्ट है नागालैंड में, वहां से पानी छोड़ा गया तो हमारे यहाँ पानी भर गया। और ये मथावरी जो है, एम्बैंकमेंट जो बनाया गया है, उसको इस तरीके से कुछ कुछ जगह में बना दिया है कि पानी का निकास नहीं हो पाता। तो जो बाढ़ की जो मतलब बिहार में जो मतलब मैं मधुबनी से हूं, तो वहां पर जो बाढ़ आता था, ऐसा आता था कि सुबह बाढ़ आई शाम तक चली जाती थी। ये ऐतिहासिक तौर पर बाढ़ ऐसा था, असम में भी वैसे ही होता था, कई बार आपको सिर्फ एक दिन के लिए बाढ़ है। अभी क्या है, कई इलाकों में पानी जो आता है वो निकल नहीं पाता है, उसके कारण खेत खलिहान सड़ जाते हैं, पानी काफी सड़ता है और उससे बीमारियां बहुत फैलती हैं, खेती का बहुत भयंकर नुकसान होता है। और एक और चीज जो हम देख रहे हैं असम में कि पिछले कुछ सालों में उन इलाकों में बाढ़ के न्यूज ज्यादा आ रही है जहां पे हिस्टोरिकली उतना नहीं आता था। देखिए सिलचर के इलाके में 2022 में जब बाढ़ आया था, तो वो 15 साल बाद इतना बड़ा बाढ़ आया था। तो 15 साल से सिलचर में उस तरह का बाढ़ नहीं आया था, पानी तो भरता ही है लेकिन वो इनएफिशिएंसी या ब्लैक ऑफ मेंटेनेंस कह लीजिए, फ्लड नहीं होता था। इस बार फिर से आपको कचा बराक वैली में ही सिलचर के पास वाले ये डिस्ट्रिक्ट में करीमगंज में बाढ़ आया है। कुशियारा रिवर है वहां पर, उसको डीसिल्ट नहीं किया गया सालों से, तो उसमें नद पानी भर गया है काफी। और अब दिख रहा है कि ऐतिहासिक तौर पर आपको जो लखीमपुर, धेमाजी, ये सब डिस्ट्रिक्ट थे जहाँ पे बहुत ज्यादा बाढ़ आते थे, जो आप मतलब मेनलैंड जो असम के व्यूज देखती है, जो असम का फ्लड का आपको दिखता था, हिस्टोरिकली आपको लखीमपुर, धेमाजी, बरपेटा ये सब इलाकों में होता था। इन इलाकों में फिलहाल कम है, हो सकता है अगले महीने हालत और बुरी हो जाए। लेकिन इस बार हम ये भी देख रहे हैं कि उन इलाकों में बाढ़ की बात हो रही है जहां पे हिस्टोरिकली उतना बुरा हालत नहीं होता हिस्टोरिकली। और इस दौरान एक और चीज साफ साफ समझ में आ रहा है कि असम में बाढ़ समस्या नहीं है, बाढ़ बहुत जरूरी है। कोई भी जो बाढ़ के इलाके से है वो चाहेगा कि बाढ़ आए, क्योंकि बाढ़ नहीं आती तो अकाल आता है। लेकिन अब 100 साल से जो ये एम्बैंकमेंट बनाते बनाते क्या हुआ है कि मिट्टी जो है, अब जो बाढ़ का पानी होता है वो मिट्टी उतना रिच जो मतलब रिच सॉइल जो आता था बाढ़ के साथ, वो अब नहीं आता है, सिर्फ पानी आता है। तो वो एक बड़ी समस्या है। और अभी इनफैक्ट कल ही परसों ही हम लोगों ने एक स्टोरी करी है, अमित शाह जी ने, जिसके बारे में कह रहा था, उन्होंने कहा है, देखिए भाषण देना एक बात होता है, जोश में आके इन्होंने कह दिया कि भैया हम असम को फ्लड फ्री कर देंगे। भैया दुनिया का कोई इंसान असम को फ्लड फ्री नहीं कर सकता। भारत का जो कुल अगर आप डिस्ट्रिक्ट्स देखिएगा ना, वल्नरेबल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ ये, तो इंडिया का 10% वल्नरेबल डिस्ट्रिक्ट्स फ्लड के हिसाब से 10% असम में है। और असम के 40% जिले जो हैं वो फ्लड इफेक्टेड है, फ्लड प्रोन जोन्स हैं। यहाँ पे हर डिस्ट्रिक्ट में आपको सेफ्टी होम्स बने हुए हैं इन्हीं चीजों के लिए। कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में 2 या 3 बने हुए हैं, क्योंकि बाढ़ की हालत इतनी बुरी हो जाती। फ्लड फ्री मत करिए, बर्बाद हो जाएंगे लोग। अब इन्होंने कहा है कि हम 50 पॉन्ड्स तालाब खोदेंगे पूरे नॉर्थ ईस्ट में बाढ़ का पानी बचाने के लिए। अब मैंने जब एक्सपर्ट लोगों से बात की, तो एक एक्सपर्ट जिसका नाम मैं नहीं बता सकता क्योंकि वो किसी के लिए काम करते हैं, तो उन्होंने बड़े अच्छे असमीज एक्सेंट में कहा कि वो ना अमित शाह जी गुजरात से है ना, तो उनको पता नहीं है कि नदी और बाढ़ कैसे काम करता है। उनका गलती नहीं है। असम में आप गड्ढा खोद के तालाब बाढ़ नहीं रोक सकते, ये बहुत ही बेतुकी मतलब लॉजिक है। और दूसरा बात यह है कि यहाँ पर पहले से ही काफी, यहाँ पर एक टर्म है जिसको बोलते हैं बील, इंग्लिश में होगा BEEL,
आप में से अगर कोई गुवाहाटी आया होगा तो आप देखेंगे कि जब आप एयरपोर्ट से शहर की तरफ आते हैं तो बीच में रोड के दोनों तरफ एक बहुत हरा हरा मतलब वेटलैंड है, रामसार साइट है हमारे पास। एक ही रामसार साइट है यहाँ पे, जो उसको डीपोर बिल बोलते हैं। अब डीपोर बिल एसेंशियली क्या है? वेटलैंड आपको पता है हर जगह वही होता है कि पहाड़ों से जो पानी आता है उनको फैलने की एक जगह होती है, उसको वेटलैंड बोला जाता है। अब ये वेटलैंड एक तरफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी डिक्लेयर्ड है, और इसके ही बगल में गुवाहाटी का सबसे बड़ा डंपिंग ग्राउंड भी है। और उसमें हम लोगों ने जो स्टोरी करी थी उसमें हम लोगों ने दिखाया था कि पिछले 30 साल में नहीं तो कम से कम 21% सालाना ग्रोथ हुई है कंस्ट्रक्शन का दीपोर बिल के अंदर। अभी बात कर रहे हैं कि 100 करोड़ खर्चा करके उसमें प्रोमेनाड बनाएंगे, साइकिलिंग ट्रैक बनाएंगे, लाइट एंड शोज बनाएंगे, ये सब बनाएंगे। तो हमारे पास जो एग्जिस्टिंग वेटलैंड्स हैं, असम में बहुत वेटलैंड्स है, आप चाहे अपर असम से लोअर असम कहीं पे भी जाइए आपको एक बिल जरूर दिखेगा। सिलचर में एक बिल है सोन बिल, SONBEEL, सोन बिल। ये सब प्राकृतिक सॉल्यूशंस हैं बाढ़ से लड़ने के लिए। पानी को फैलने दीजिए, बाढ़ की समस्या खुद सॉल्व हो जाएगी। हमारे यहाँ क्या हुआ है कि जो हाईवे भी बनाया है वो हाईवे ही आपको पानी के बहाव को रोकता है। अगर आप काजीरंगा की तरफ जाएंगे तो कुछ कुछ इलाके हैं जहाँ पे रोड करीब 50, 60, 70 फीट हवा में है, मतलब जमीन से। तो यहाँ पे पानी के बहाव को कौन रोक रहा है? नेशनल हाईवे ही रोक रहा है पानी को। पानी का काम करने दीजिए, बाढ़ की समस्या कभी नहीं होगी। अब यहाँ पर क्या हो गया कि बारिश का पैटर्न बदल गया है, पानी को रोकने का पैटर्न बदल गया है, डैम के हिसाब से सब कुछ कंट्रोल होता है। 2022 में, वही मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, मार्च और अप्रैल और मई के महीने में सबसे भयावह बाढ़ आई थी, और सितंबर आते आते असम में 12 डिस्ट्रिक्ट्स में अकाल भी डिक्लेयर हो गया था। तो सेम स्टेट में 3 महीने के अंदर वी वेंट फ्रॉम फ्लड्स टू ड्राउट। अब हो सकता है कई इलाकों में ड्राउट भी होगा, मैं आपको बता रहा हूं। अभी पिछले 2 साल पहले गोलाघाट करके एक डिस्ट्रिक्ट है जहां पर AGP प्रेसिडेंट अतुल बोरा का जो कॉन्स्टिट्यूएंसी, वहां पे बाकी जगह में जब बाढ़ आई हुई थी तो वहां पे आपने ये ड्राउट डिक्लेयर किया हुआ था। और बाकी राज्यों की अगर बात करें तो मिजोरम में तो 30 लोग से ज्यादा मर चुके हैं लैंडस्लाइड्स में, एक ही परिवार के 5 लोग मर गए। ये सब तो न्यूज जाता भी नहीं, हम लोगों ने करा था बट ये न्यूज तो वहां तक पहुंचती भी नहीं है। लैंडस्लाइड, मिजोरम में फ्लड तो आ नहीं रहा, पहाड़ी इलाका है, लेकिन वहां पे सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन तो लैंडस्लाइड से है। मेघालय में भी वही हालत है। अब पिछले साल तो मैं सिक्किम में फंस गया था। हाँ, सिक्किम में मैं सिक्किम जाने में। वाला था 20 तारीख को। अब 16 तारीख के बाद जो बारिश शुरू हुई है वो आपको सेरो रांगपुर रोड जो है वहां पर, देखिए इसका हम मैंने बात किया अभी कुछ दिन पहले, इसका कैलकुलेशन करने लगेंगे तो हर साल हर नॉर्थ ईस्ट स्टेट में सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर लॉस कितने हजार करोड़ का होता है उसको कैलकुलेट करने में महीने लग जाएंगे, क्योंकि सड़कें तो साबुन हो जाती है ना। मतलब मेघालय में गाहे बगाहे आपको सड़कें टूट जाती हैं। ठीक है, ठीक है जी। अमित जी, आपने बहुत अच्छे से समझाया, और काफ़ी देर से चर्चा में स्मिता जी भी हैं, बहुत शांत हैं। तो स्मिता जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। आप कैसे देखते हैं, इन्होंने बताया भी कि किस तरीके से अमित शाह जी का ही नाम लिया इन्होंने, लेकिन बाकी नेताओं भी जो हैं उनके दावे ख़त्म नहीं होते हैं, बड़े बड़े दावे करते रहते हैं, और जैसा कि हम देखते भी आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी समस्या के समाधान की ओर हम नहीं बढ़ पाते हैं। देखिए, इसमें बहुत सारी वजह हैं और काफी सारी वजहों पर हम इतनी बारी बात कर चुके हैं। पहले तो असम का देखिए, अमित ने इतने अच्छे से समझाया। करीमगंज क्षेत्र जो है वो आपका बांग्लादेश बॉर्डर से भी लगा हुआ वाला एरिया है, और लोगों को ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि जब हम इस तरह की आपदाओं की बात करते हैं, डिजास्टर्स की बात करते हैं, बाय द वे, क्योंकि इसमें 2-3 एलिमेंट्स हैं। एक तो क्लाइमेट क्राइसिस है जो असम जैसे राज्यों में देखने को मिल रहा है, और ये भारत में रिपोर्ट्स लगातार आ रही हैं कि जो एक्सट्रीम कंडीशंस हुआ करती थी वेदर की, वो पहले 100 साल में एक दफा होता था, आजकल 5 साल में 5 साल या उससे कम वक्त में होने लगा है। तो उनकी अकरेंस बढ़ गई हैं। पहली लहर की बाढ़ में आप अगर इतनी दुर्दशा देख रहे हैं असम की, तो अभी तो और लहरें आनी बाकी हैं। वहां पर देखिए और आगे क्या कुछ जो है इन लोगों को सहना पड़ सकता है। और जब जब क्लाइमेट क्राइसिस होता है तो उसके साथ माइग्रेशन होती है, फोर्स डिस्प्लेसमेंट होता है, लोगों की जिंदगियां जाने जाती हैं, और लाइवलीहुड्स पर जितना असर पड़ता है। अमित ने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, उसके साथ साथ आप सोचिए जो लोग फिशिंग पर निर्भर हैं कि थोड़ी बहुत जो है फिशिंग करके हम पैसे कमा ले, या जो थोड़ी बहुत खेती बाड़ी कर रहे हैं। करीमगंज के ऊपरी क्षेत्रों में अगर आप देखें तो इस वक्त जो आने वाले कुछ महीनों में वहां पर चावल की खेती होगी, तो इन सब पर भी जितना असर पड़ जाता है, आप आगे चलकर जो है अपने बच्चों को आप कैसे खाना खिलाएंगे जब आप खाना उगा नहीं पा रहे हैं। आपकी कोई उपजाऊ जो जमीन है
उस पर सीधे सीधे असर पड़ रहा है बार बार इस तरह की सिचुएशंस का। दूसरी बात है, देखिए दिल्ली की बात कर रहे हैं, रमन जी ने सही क्लैरिफिकेशन दिया और ये हम लोगों ने एक्चुअली चेक भी किया जीएमआर से भी और दूसरे सूत्रों से भी। ये पोर्शन 2008-9 वाला है जो दिल्ली एयरपोर्ट का कोलैप्स हुआ है। लेकिन इसमें सवाल ये उठना चाहिए कि ठीक है, अभी नए सिविल एविएशन मिनिस्टर आए हैं, तुरंत एयरपोर्ट पहुंचे हैं, उन्होंने बयान दिए हैं, टीडीपी के नेता हैं, युवा नेता हैं। 2008-9 की बात करके आप आखिर कहना क्या चाह रहे हैं? सरकारें बदल जाएंगी तो क्या जो वारंटी होनी चाहिए हमारी अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर पर, क्या वो एक्सपायर हो जाती है? ये अपने आप में कितनी शर्मसार करने वाली बात है कि जो भारत दुनिया भर में हम अपने इंजीनियर्स को एक्सपोर्ट करते हैं, हम ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर की निर्माण कर रहे हैं कि 2009 में बना हुआ टर्मिनल 2024 तक जो है वो खिसक जाए बारिश आकर। दूसरी बात है कि उस वक्त के जो एविएशन मिनिस्टर थे प्रफुल्ल पटेल, वो आज की तारीख में एनडीए का हिस्सा है और प्रफुल्ल पटेल ने ही जो है डायल के लिए रोपिन किया था जीएमआर को। देखिए भारत में ये चीजें तब तक नहीं बदल सकती जब तक ये पॉलिटिकल और ब्यूरोक्रेट्स और जो पॉलिटिकल और बिजनेस नेक्सस है, हम मुंबई में हमेशा पॉलिटिकल कॉर्पोरेट नेक्सस की बात करते हैं, यहाँ ऑल ओवर इंडिया में ये सबसे बड़ी दिक्कत है। भाई आप जो सबसे बड़े जो मेन पीपल हैं रिस्पॉन्सिबल, आप उनको पुल अप कीजिए, उनको आप पनिशमेंट दीजिए। अगर लोगों की जान जा रही है, लगातार लोगों को चोटें आ रही हैं, परिवारों को इतनी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, टैक्स दे रहे हैं, हम ऑनेस्ट सिटीजन्स हैं, फिर भी कोई भरोसा नहीं होता कि कब हमारे ऊपर कभी कोई बिलबोर्ड गिर जाए, हमारी जान चली जाए, कभी किसी ब्रिज में खड़े होकर ब्रिज कोलैप्स हो जाए। बिहार से तो हर दूसरे दिन ऐसे ब्रिजेस कोलैप्स होती हैं, लगता है कि वो आपने मिट्टी के जो है ना घरौंदे बनाए हुए हैं दिवाली पे, कि वो आप बिल्डिंग्स तो बना ही नहीं रहे हैं। तो ये करप्शन जिस लेवल पर है, ये करप्शन सिर्फ ऐसा तो नहीं है कि इंजीनियर्स आकर ही खराब काम कर रहे होंगे। इंजीनियर्स को जो मटेरियल सप्लाई हो रही है उसमें दिक्कत होगी, जो ऑडिट किए जाने चाहिए साल दर साल वो आखिर क्यों नहीं हो रहे हैं, जो टॉप के बाबू हैं वो आखिर किसको पैसा खिला रहे हैं। कहीं ना कहीं तो पॉलिटिकल फीडिंग हो रही होगी ना मनी को, वरना आपको ये ब्लेसिंग्स कैसे मिलेंगे, ये क्लियरेंसेस कैसे मिलेंगे? तो आप जब तक सिर्फ और सिर्फ छोटी मछलियों को आप दिखावे के लिए आप उन पर कार्रवाई कर देंगे, लेकिन जो बड़े फिशेस हैं, वो जीएमआर हो, वो अदानी हो, जबलपुर का एयरपोर्ट में हमने देखा जो तस्वीरें आई हैं, अयोध्या में आपने इतने फैनफेयर के साथ इनॉग्रेट किया, वहां चारों तरफ पानी भरा हुआ है, जो इंसान अयोध्या की तस्वीरें दिखा रहा है आप उसको एंटी नेशनल बताने में जो आप लगे हुए हो। मतलब प्रायोरिटीज, प्राथमिकताएं इतनी गलत हो गई हैं, और उन लोगों की भी जो लगातार सरकारों की समर्थन कर रहे हैं, अरे ये हमारे अधिकार है बतौर सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री। आप सवाल पूछिए सरकार से, ऐसे कैसे हो सकता है कि दिल्ली के हम राजधानी की बात कर रहे हैं, वहां पर एक पूरे एयरपोर्ट टर्मिनल में इस तरह की तस्वीरें आए, तो ये कितनी एम्बैरेसिंग बात है। G20 शिखर वार्ता होती है और उसके बाद हम देखते हैं प्रगति मैदान टनल का क्या हाल है। लेकिन इन तमाम इंसिडेंट्स में कौन से बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जिनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है, कानूनी कार्रवाई की गई है, जिनको जेल भेजा गया है? आप एक इंस्टेंस मुझे बताकर दिखा दीजिए। और तो और मोरबी केस में भी हमने जो ब्रिज कोलैप्स देखा था गुजरात में, उसमें भी जो टॉप के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो जमानत पर आराम से बाहर घूम रहे हैं। तो जानों की कीमत नहीं है, ये जो पॉलिटिकल कॉर्पोरेट नेक्सस है वो बिल्कुल पूरी तरीके से कायम है। और जो आयाराम गयाराम नेता है, कल की तारीख में वो किसी और के सिविल एविएशन मिनिस्टर थे, आज वो किसी और पार्टी में है, किसी और इसमें। तो एक तो ये जो बेवकूफी है ना कि भाई ये 2008-9 में बना था, ये अभी वाला कोलैप्स नहीं हुआ है। भाई मतलब हम लोग इसलिए टैक्सेस नहीं दे रहे हैं कि कल सरकार बदले तो अभी की तारीख में जो ब्रिज बना है, जो हाईवे बना है, वो कोलैप्स हो जाए एंड दैट विल बी एक्सेप्टेबल। तो इतना फ्रस्ट्रेटिंग हो गया है ना, नॉट जस्ट एज अ जर्नलिस्ट बट जस्ट एज अ रेजिडेंट। आप 3 महीने बाद अब हम इसी शो पर चर्चा कर रहे होंगे कि दिल्ली में जब बारिश का कहर ढह जाएगा, और अब सही बात है दिल्ली में बारिश के लेवल्स अगर मुंबई वाली लेवल्स हो तो फिर तो हम पूरे धंस जाएंगे। पिछले साल ही हमने दिल्ली डिल्यूश को भी कवर किया है जिसमें रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई थी, उसमें देयर इज नो डिनाइंग ऑफ दैट। लेकिन हमारी ना ड्रेन क्लीनिंग हो रही है, हमारी ना बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्डअप किया जा रहा है। हम आगे की हम स्मार्ट सिटीज नहीं बना रहे हैं, हम डम सिटीज बना रहे हैं। जो स्मार्ट सिटीज थी उनको भी हम डम बना दे रहे हैं। और 3 महीने बाद हम चर्चा कर रहे होंगे कि देखिए पोल्यूशन, प्रदूषण की वजह से दिल्ली में क्या कहर ढाया जा रहा है। आज बारिश का कहर है, कल प्रदूषण का कहर है। तो थिंग्स विल नॉट चेंज जब तक ये जो पॉलिटिकल ब्लेसिंग्स हैं टू ऑल दिस अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर मेस वो जारी रहे। जी तो आपने सही बताया। तो ईश्वर जी आप इस मामले में क्या कहना चाहते हैं? आपको इस नहीं, बिल्कुल सही है, क्योंकि जैसे बॉम्बे की स्मिता जी ने बात की, बॉम्बे में भी डेवलपमेंट इतनी इंटेंसिटी के साथ हो रहा है, लेकिन रिसेंटली आपने रिपोर्ट्स पढ़ी होंगी कैसे कुछ 2 ब्रिजेस थे जो कनेक्ट करने थे पर वो कनेक्ट नहीं हो पाए।
हाईएस्ट टैक्स पेइंग सिटी ये बॉम्बे का ही मैं उदाहरण दूँ तो 3 वर्षों के ऊपर हो गए हैं बीएमसी में कोई इलेक्शन नहीं हुआ है। राम भरोसे चीज़ें चल रही हैं, पार्टियां तोड़ी जा रही हैं, कॉर्पोरेट नेक्सस बने जा रहे हैं। और कॉर्पोरेट नेक्सस की अगर बात करें तो स्मिता जी ने सही कहा, जैसे कि सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड्स का भी अगर आप केस देखेंगे, इफ़ यू कंपेयर द डेटा आपको पता चलेगा कि कैसे देयर आर सर्टन फर्म्स जो फेवर की गई हैं, देयर आर सर्टन फर्म जिनको गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स मिले हैं। अकाउंटेबिलिटी कहाँ होगी? बिलबोर्ड की, अगर बिलबोर्ड के नीचे मुंबई जैसे शहर में आकर 16 लोगों की मौत हो सकती है तो अकाउंटेबिलिटी कहाँ पर है? बिल्कुल मैं स्मिता जी की बात से सहमत हूँ इस मामले में। रमन सर, आपका आखिरी कमेंट इस मुद्दे पर, फिर हम अगले विषय की ओर बढ़ते हैं। नो, आई थिंक सब कुछ बोल दिया गया है और वो बिल्कुल बात सही है कि जो भी कंस्ट्रक्शन किसी भी टाइम पे होती है, गवर्नमेंट आती है, गवर्नमेंट जाती है, लेकिन उसकी एक लाइफ होती है और उसकी एक मेंटेनेंस होती है। तो अब भी मुझे पता नहीं कि दिल्ली एयरपोर्ट जेएमआर के पास अभी भी है या अडानी, क्योंकि अडानी हैज टेकन ओवर ऑल ओवर, तो अभी तो मुझे नहीं, स्टिल विद जीएमआर। हाँ, स्टिल विद Still with जीएमआर, GMR. ओके। तो अभी भी जीएमआर के साथ है, तो उनके ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो वहाँ पे टैक्स लगाते हैं कि जो प्लेन्स हैं उनको टैक्स देना पड़ता है। हम लोग अगर यूज़ कर रहे हैं वो एयरपोर्ट, हमको टैक्स देना पड़ता है, ठीक है। तो जीएमआर की इमीडिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इमीडिएट जिसे कहते हैं। तो उनको उन्होंने किसी ने मेंटेनेंस की तरफ देखा नहीं और ये हादसा हो गया। और मुझे लेकिन दिल्ली में डिल्यूज होता है, फिर डेंगी आता है, वो एक पूरा साइकिल बना हुआ है। पर मुझे आसाम का भी बहुत दुख होता है कि आसाम में तो बहुत लोग मरते हैं। और ठीक है, बाढ़ एक इनके जीवन का अंग है, मतलब कि वो होता है, लेकिन फिर भी अगर लाइफ बचा सकें अगर आप, क्योंकि आसाम को तो हम देखते आ रहे हैं पिछले 5-6 साल का, अगर आप देखें नंबर ऑफ पीपल हु डाइड, अगर उसको काउंट करना शुरू करें, उसको क्वांटिफाई करें, तो बहुत ज़्यादा तक। जी, बस एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, जी, सॉरी। देखिए, एक और बात जो है ना, हमें ये समझना पड़ेगा पत्रकार होने के नाते कि हम भी एक एनवायरनमेंट को ना एज एंड व्हेन कन्वीनियंट इशू बना चुके हैं। जब बाढ़ आता है तभी बाढ़ की बात करेंगे। जैसे हम लोग को कहा जाता है कि एक दुख मुझे, मतलब मैं मेनलैंड से हूँ, पूर्वोत्तर भारत में काम करता हूँ, 4 साल से 6 साल से काम कर रहा हूँ। एक दुख इस बात का होता है कि जब मेनलैंड मीडिया भी जब पूर्वोत्तर भारत आती है ना, तो उनको सिर्फ राजनीतिक समस्याएं दिखती हैं। असम का मतलब पिछले 4 सालों से हम लोग, क्योंकि हम लोग कई बार अपनी स्टोरीज प्रोवाइड करते हैं, जैसे हम लोगों ने न्यूज लॉन्ड्री पे भी पब्लिश किया है मटेरियल, राइट। तो कई बार हम लोग कोशिश करते हैं कि हमारी स्टोरीज कोई और सुने, और उनको चाहिए भैया सीए और एनआरसी दे दो। हाँ, क्लाइमेट चेंज ठीक है यार, क्लाइमेट चेंज है, बट सीए और एनआरसी में क्या हो रहा है? देखिए, मैं अभी भी बाद में 2 साल पहले भी ये बात बोला था कि एनआरसी, और मैं उम्मीद करता हूं कि एक दिन न्यूज लॉन्ड्री और हम एक साथ काम करें इस मुद्दे पर। एनआरसी एक पर्यावरण मामला भी है, इट इज एन एनवायरमेंटल इश्यू। जैसा स्मिता जी ने कहा कि देखो, आप भूटान से पानी छूटता है, असम को बर्बाद करते करते पानी कहाँ जाता है? बांग्लादेश में। अब भूटान में पानी छूटा, वहां पे लैंडस्लाइड हुआ, असम में लोग प्रभावित हुए, सारा कचरा कहाँ गया? बांग्लादेश में। अब हम ये मान के चलते हैं कि भैया एनआरसी क्या है यार, कागज, हम कागज नहीं दिखाएंगे, और ये वाला मुद्दा आप उधर बन गया, मेनलैंड में ये मुद्दा बन गया। लेकिन यहां पर देखिए, अगर मेरा आधार कार्ड एक गांव का है और वो गांव ही एग्जिस्ट ना करे, अगर गांव की नींव ही गायब हो जाए, तो मैं कैसे बताऊंगा आपको कि मैं इस गांव का था या मेरे दादा इस गांव में रहते हैं? मैं 38 का होने वाला हूं, मेरे उम्र के लोग हैं जो मुसलमान भी नहीं है, जो आदिवासी समाज से हैं, जो 5 या 6 बार गांव बदल चुके हैं। अगर एट एन एवरेज आपका परमानेंट लोकेशन हर 6 साल में एक बार चेंज होगा, तो आप क्या कागज दिखा पाओगे? एनआरसी को एक एनवायरमेंटल इशू भी समझना चाहिए, और ये बात उम्मीद करता हूं कि एक दिन इसके ऊपर चर्चा हो कि ये सिर्फ पॉलिटिकल इशू नहीं है, ये एक एनवायरमेंटल इशू भी है। इनफैक्ट एनवायरमेंट इज एट द कोर ऑफ इट। क्यों लोग कहीं कहीं से भाग के जाते हैं? असम के अंदर ही आप देखिएगा कितने लोग रिलोकेट होते हैं 1 साल के अंदर। हम लोग तो इसको एक आंकड़ा बना दिया ना, 2 लाख लोग अफेक्ट हुए, 5 लाख लोग अफेक्ट हुए। अरे 3.5 करोड़ का पॉपुलेशन है, 5 लाख लोग अफेक्ट क्या हुआ? तो क्या हुआ? 1% पॉपुलेशन है, लेकिन 5 लाख में से कितने लोग वापस अपने गांव जा पाए? तो ये बहुत जरूरी है समझना कि ये जो माइग्रेशन का प्रॉब्लम है, इट्स एन एनवायरमेंटल इशू।
अगर एनवायरनमेंट की तरफ से नहीं समझोगे तो हमेशा हम वही कांग्रेस बीजेपी करते रह जाएंगे। जो आदमी कांग्रेस में 15 साल राज किया वो बीजेपी चला जाता है और कहता है कांग्रेस बुरी और हम मान भी लेते हैं। हिमंता बिस्वा शर्मा अपना करियर कहाँ बनाए? कांग्रेस में बनाए। तो जब वो कहते हैं कि इलीगल इमिग्रेशन हो रहा था तो भैया आप भी तो मुखिया थे। तो ये एनवायरनमेंट को एक सिर्फ एनवायरनमेंट इशू और सीजनल इशू मत देखिए, इसको एक एट द कोर ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस जो है ना हमारा, खास करके यहाँ पे जहाँ पे माइग्रेशन इमिग्रेशन आइडेंटिटी को लेके इतना बड़ा बात, इतनी ज्यादा बात होती है, मेनलैंड भी काफी फोकस करती है। तो अब इट्स अबाउट टाइम वी लुक एट एनआरसी एज एन एनवायरमेंटल इशू ऑल्सो। ये बात सही है खैर अमित जी की एनवायरमेंटल इशू जो है वो कोर है, और राजनीति में इन दिनों हम देख रहे हैं कि मामला उलटता जा रहा है। पॉलिटिक्स जो है हर चीज़ का कोर इशू, कोर मुद्दा बनती जा रही है, सेंटर बनती जा रही है। और अगला विषय हमारा इसी सेंट्रिक पॉलिटिक्स से जुड़ा है। तो हम पार्लियामेंट सत्र में जो शुरू हुआ 18वीं लोकसभा का, उस पर बारे में बात करेंगे। और सबसे पहले हम उन्हीं के पास चलते हैं जो इस मुद्दे पर सबसे लास्ट में बोली, स्मिता जी। तो पार्लियामेंट सत्र हुआ और हमने देखा कि ओम बिरला जी फिर से अध्यक्ष चुन लिए गए। 10 साल बाद लोकसभा में विपक्ष का नेता भी है बाकी। लेकिन आज जैसे ही सत्र शुरू हुआ उसके बाद ही तुरंत मंडे तक के लिए स्थगित भी हो गया। तो आप कैसे देख रही हैं कि किस तरीके से ये चीज़ें आगे प्ले आउट होंगी? अभी देखिए, कॉन्फ्रंटेशन की स्थिति लगातार बनी रहेगी, इसमें अब किसी को शक नहीं है। विपक्ष का रुख निश्चित रूप से ज्यादा आक्रामक होगा। आज की तारीख में विपक्ष की संख्या खुद कांग्रेस के लॉ मेकर्स कहीं ज्यादा है संसद के अंदर, जो किसी भी लोकतंत्र के लिए अच्छी बात है। दूसरा, देखिए, ओम बिरला जी को नॉमिनेट किया जाना, ये एक तरीके से जो है ना, इसे दो तरीके से देखा जा रहा है। क्योंकि एक कैबिनेट में कंटिन्यूटी रखी नरेंद्र मोदी ने, खास करके अपने सीसीएस में टॉप चेहरों में कोई बदलाव नहीं किया। स्पीकर का पद जो है वो अपने पास ही रखा और ओम बिरला जी को ही दोबारा से नॉमिनेट किया। जिस ओम बिरला जी ने काफी सारे ऐसे माइलस्टोन्स हासिल किए विच आर ब्लॉट्स ऑन इंडियन डेमोक्रेसी, जिनके कार्यकाल में जो है हमने देखा कि किस तरीके से कम 150 सांसदों का सस्पेंशन हुआ इन लास्ट विंटर सेशन ऑफ पार्लियामेंट। इतने गलत ग्राउंड्स पर एक्सपल्शन हुए नेताओं के। तो ये एक तो इस तौर से भी देखा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी जी की मैसेजिंग है कि भले ही हमारी संख्या कम हुई हो इन चुनावों में, हम मेजॉरिटी नहीं ला पाए हो, लेकिन जो हमारी पोजीशन ऑफ पावर है उसमें कोई कमी नहीं आई है। दूसरा, कुछ जानकार ये भी कह रहे हैं कि भैया एक ये सिचुएशन ऑफ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट भी है, क्योंकि वो ऐसे हालत में है इस वक्त कि वो दूसरों हर किसी पर जो है इस वक्त ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए चाह रहे हैं कि जो पुरानी टीम है वो ही कंटिन्यू करे। तो जब शुरुआत ही इस एटीट्यूड के साथ हुई है, इस अप्रोच के साथ हुई है, तो जाहिर सी बात है इसमें बहुत ज्यादा कोई सुगम पथ जो है मुझे तो दिख नहीं रहा। दूसरा, ओम बिरला जी के आप रवैये को देख लीजिए। शपथ ग्रहण के दौरान जो लोग अपने संविधान को लेकर जय संविधान बोल रहे हैं, जो पूरा का पूरा संसद ही हमारा संविधान पर आधारित है, उस संविधान को लेकर अगर आप चिढ़ जा रहे हैं, उस संविधान को लेकर अगर आपको गुस्सा आ रहा है, उस संविधान को लेकर आप दीपेंद्र हुड्डा जैसे नेताओं को इतने आप हड़का रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वो इतनी दफा मल्टीपल टाइम्स जीते हुए सांसद नहीं बल्कि कोई किंडरगार्टन के बच्चे हैं और आप स्कूल टीचर हैं जिनको आप कह रहे हैं कि हमें आप ज्ञान मत दो, आप चुप बैठ जाओ। ये किस तरह का रवैया है? ये किस तरह का भाषा है? और आज जबकि प्रेसिडेंट के रिप्लाई को, क्योंकि थैंक यू मोशन की बात होती है, लेकिन उसमें पूरा समस्त विपक्ष जो है वो एक साथ खड़ा हुआ। राहुल गांधी बताओ लीडर ऑफ ऑपोजिशन डिमांड कर रहे थे कि आप नीट के पेपर लीक्स के मुद्दे पर जो है आप उस मसले पर चर्चा होने दें, वो नहीं होने दिया गया। जगदीप धनखड़ जी ने जो है उस पर भी कुछ कमेंट्स कर दिए। साकेत गोखले जो तृणमूल कांग्रेस के नेता हैं, राज्यसभा में मनोनीत है, उनको कह दिया कि यू आर बिकमिंग अ न्यूसेंस टू योरसेल्फ। तो ये मुद्दा जो नीट का पेपर लीक्स का मुद्दा है, ये आज की तारीख में सबसे अहम मुद्दा है। पिछले 5 सालों में कम से कम 2 करोड़ बच्चों के भविष्यों के साथ खिलवाड़ हुआ है। अकेले अगर इस वक्त ही हम देख ले, जिस तरह के पेपर्स कैंसिल हुए हैं, पोस्टपोन हुए हैं, वो CSIR हो, वो नीट PG हो, नीट UG को लेकर जो पूरा का पूरा बवाल खड़ा हो रखा है, जिसकी काउंसलिंग शुरू होनी है, कम से कम 30 लाख बच्चे प्रभावित हुए हैं। तो आप अगर इस मुद्दे पर बातचीत नहीं करना चाहते हैं, चर्चा नहीं करना चाहते हैं संसद में, आप किन मुद्दों पर बातचीत करना चाहेंगे? और ऊपर से जिस मुद्दे को KC वेणुगोपाल ने भी लिखा कि भाई इमरजेंसी का जिक्र करने की क्या जरूरत थी प्रेसिडेंट स्पीच में, क्योंकि प्रेसिडेंट स्पीच शुड बी नॉन पॉलिटिकल, एपॉलिटिकल, अबव पार्टी लाइंस। और जो इमरजेंसी 1975 में हो गया, जिनसे आप सबक लेने की जगह आप उस तरह के लगातार हालात बनाए जा रहे हैं व्हेन इट कम्स टू क्लैम्प डाउन ऑफ स्पीच, व्हेन इट कम्स टू क्लैम्प डाउन ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, व्हेन इट कम्स टू राइट्स ऑफ ऑपोजिशन टू बी एबल टू आस्क क्वेश्चंस। तो ये तो आपकी फिर दिखावे वाली हो रही है।
आप विक्टिमहुड का आप खेल खेल रहे हैं, लेकिन ये दिखावे वाली बातें हो रही है। तो मुझे ऐसी कोई उम्मीद नहीं है कि आने वाले सेशंस में जो है बहुत कुछ कामकाज होगा, क्योंकि एक तो उस स्तर के पुराने जमाने के वो नेता भी नहीं है जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर्स हुआ करते थे, जो इस ब्रिज को एक तरीके से गैप को ब्रिज किया करते थे प्रतिपक्ष और विपक्ष के, आपके सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में, कि तमाम तरीके के नेताओं के साथ बैठ जाए, बातचीत कर ले। वो स्टैचर वाले नेता आज की तारीख में नहीं है सरकार में, और सरकार की कोई मंशा भी नहीं है कि बैठकर जो है बातचीत करके एक कोशिश की जाए कि विपक्ष का काम है, विपक्ष को मैंडेट इसीलिए मिला है कि आप महंगाई का मुद्दा, आप युवाओं का मुद्दा, आप बेरोजगारी का मुद्दा, आप नौकरी नहीं होने का मुद्दा, इन मुद्दों को उठाएं। तो विपक्ष तो उठाएगी, और इन मुद्दों पर अगर आप संसद चर्चा नहीं कर सकती है, आप बाहर जब जब लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन पर आप डंडे चला रहे हैं, तो कहां पर होगी फिर ये चर्चा? तो कोई ऐसा मुझे नहीं नजर आ रहा है कि ये पिछले सरकार की तरह 17वें सदन की तरह जो है इस बार कोई बहुत खास ज्यादा उम्मीदें नहीं है कि यहाँ बहुत ज्यादा स्मूथ फंक्शनिंग नजर आएगी इस पार्लियामेंट में। जी जी, ये बात सही है। ईश्वर जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। शपथ ग्रहण के दौरान हमने देखा कि जिस तरीके से जब लोकसभा में शुरुआत हुई और सांसदों का शपथ ग्रहण हुआ, तो उस दौरान हमने देखा कि बहुत सारी अलग अलग तरीके की इस बार चीज़ें हमें देखने को मिली। किसी के जय श्री राम के नारे लगाए, यहाँ से ओवैसी ने जय फिलिस्तीन तक कहा, और ऐसा लगा कि जो राजनीतिक विचार हैं वो ज़्यादा हावी हो रहे हैं, बजाय कि जो आप जिस सदन के सदस्य बन के जा रहे हैं वहाँ की कुछ आचरण है, मर्यादाएं हैं, उनकी बजाय जिस तरीके का आरोप भी लगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप कैसे देखते हैं कि ये आचरण जो है, ये लोकतंत्र में अच्छी तस्वीर है इस तरीके की ये अलग अलग चीज़ें, या जो राजनीतिक जो जहाँ से हमने शुरुआत की थी इस मुद्दे की, कि राजनीति जो है इतनी हावी हो गई है कि अब वो सब चीज़ों को ओवरलैप कर रही है? देखिए, राजनीति हावी तो हुई है। गए 10 वर्षों का अगर आप पार्लियामेंट का कार्यकाल देखें, पिछले 5 वर्षों में जिस तरीके से बिल्स की रेल रोडिंग हुई है, जिस तरीके से बिल्स स्टैंडिंग कमिटीज़ को रेफर नहीं हुए हैं, सब कुछ एक राजनीतिक दृष्टिकोण से होता है। जो भी कहा जाता है, जो भी किया जाता है, सब कुछ एक राजनीतिक दृष्टिकोण से होता है। एक तरफ जहाँ सब लोग संविधान की शपथ लिए जा रहे हैं, सब लोग जय संविधान कहे जा रहे हैं, दूसरी तरफ वहाँ एक इमरजेंसी को लेकर स्पीच देना, ये बहुत ही केयरफुली कैलकुलेटेड स्ट्रैटेजी है। तो राजनीति हावी हुई है, इस बात में तो कोई भी दो राय नहीं है। दूसरा मुद्दा यह है कि जैसे स्मिता जी ने कहा, एक कोई खास बदलाव नहीं है। उसके पीछे का एक कारण ये भी देखा जाता है कि ये जो सेंस ऑफ कंटिन्यूटी का एक मैसेज भेजने का प्रयास किया जा रहा है देश में, कि मिनिस्ट्रीज रिपीट की जा रही हैं, स्पीकर की पोस्ट रिपीट की जा रही है, एक सेंस ऑफ कंटिन्यूटी कि कुछ खास बदला नहीं है, हमारा जैसे चल रहा था वैसे ही चलने वाला है। और जब स्पीकर पोस्ट की बात आई, हमने कई वर्षों बाद एक इलेक्शन देखा है स्पीकर पोस्ट के लिए। वो विपक्ष ने कहा कि एक सिंबॉलिक इलेक्शन है। तो राजनीति तो हर एस्पेक्ट में हावी हो रही है, लेकिन अब देखना ज़रूरी ये भी है कि ये मैसेजिंग किस तरह से, राजनीतिक मैसेजिंग पहुंच पाती है। विपक्ष को अगर आप देखें, विपक्ष का अगर रवैया देखें पार्लियामेंट में पिछले कुछ दिनों में, एक तरह का कॉन्फिडेंस विपक्ष में नज़र आता है, क्योंकि आंकड़े बड़े हैं। कांग्रेस पार्टी के अपने आंकड़े बड़े हैं। कांग्रेस पार्टी के लोकसभा लीडर इस बार नए हैं। ये विजुअल ऑप्टिक्स बहुत अच्छे लगते हैं। उस दिन भी हमने विजुअल देखा जहां जब स्पीकर जीते हैं चुनाव, उसके बाद प्रधानमंत्री जी राहुल गांधी जी हाथ मिला रहे हैं, उनको लेकर जा रहे हैं। ये विजुअल ऑप्टिक्स बहुत अच्छे हैं। पर विपक्ष की एक मैसेजिंग फ़िलहाल अगर आप देखें, राजनीतिक मैसेजिंग जो जा रही है वो काफ़ी कंसिस्टेंट जा रही है। इस लोकसभा सत्र में, चुनाव के बाद का जो पहला लोकसभा सत्र है, पहले दिन हमने देखा सारे लोग कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपीज़ लेकर आए हैं, सबने मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपीज़ के साथ तस्वीरें खिंचवाई हैं, फ़ोटो ऑप्स हुए हैं, वो एक यूनाइटेड फ्रंट नज़र आया था। फिर स्पीकर की पोस्ट को लेकर, डिप्टी स्पीकर की पोस्ट को लेकर बहुत बैकडोर बातें हुई हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जी और विपक्षी कई नेता राजनाथ सिंह जी से मिले भी थे, ये कहकर कि डिप्टी स्पीकर की पोस्ट एज़ पर नॉर्म हमें दी जाए। उस पर राजनाथ सिंह जी ने कहा कि पहले आप स्पीकर की पोस्ट पर समर्थन दीजिए, डिप्टी स्पीकर की पोस्ट पर हम बाद में आएंगे। तो कहीं ना कहीं एक पुशबैक नज़र आ रहा है पार्लियामेंट में विपक्ष की तरफ से, जो एक बहुत ही फ्रेश चेंज है देश के लिए, क्योंकि गए 5 सालों में वो देखने को नहीं मिल रहा था। लोकसभा स्पीकर की अगर हम बात करें, ओम बिरला जी की अगर हम बात करें, तो अगर UPA 1 और UPA 2 का हम कार्यकाल देखें और 14वीं और 15वीं लोकसभा में 60 से 70% जो बिल्स आते हैं, जो बिल्स आए थे उस वक्त, जो बिल्स टेबल हुए थे, 60 से 70% बिल दोनों टेन्योर्स में स्टैंडिंग कमिटीज़ को रेफ़र किए गए हैं।
अगर आप ओम बिरला जी का या फिर एनडीए का गए 10 साल का कार्यकाल देखें, पिछले सत्र में जब प्रधानमंत्री मोदी जी का 2014 से 2019 तक का एक टेन्योर था, उस वक्त 25% बिल स्टैंडिंग कमिटीज़ को रेफर किए गए हैं। ओम बिरला जी के टेन्योर में केवल 16% बिल स्टैंडिंग कमिटीज़ को रेफर किए गए हैं। तो विपक्ष का ये जो पुशबैक आ रहा है, ये इस बात से भी आ रहा है कि आप कितना भी वीकेंड विपक्ष हो, जैसा कि हमने पिछले 5 सालों में देखा, उसको एक जो पार्लियामेंट्री रिस्पेक्ट देना चाहिए। एक स्टैंडिंग कमिटीज़ उसी के लिए होती हैं। पर हमने देखा है किस तरह से बिल्स पास हुए हैं, ऑपोजिशन वॉकआउट हुए हैं, उसको भी गवर्नमेंट ने कोई ख़ास नहीं उनको मतलब एक आम भाषा में जो कहते हैं भाव दिया है। जैसे अब वॉकआउट्स होने के बाद प्रधानमंत्री जी ने काफ़ी बार उनको मॉक भी किया है। तो विपक्ष की जो कॉन्फिडेंस वापस आया है, ये एक पॉलिटिकल मैसेजिंग के साथ ही वापस आया है कि अब हमारे पास आंकड़े हैं, अब आप रेल रोडिंग नहीं कर सकते हैं। पार्लियामेंट की अगर हम बात करें तो स्पीकर की पोस्ट के पहले बहुत एक लोगों में उम्मीद जगी थी कि अब भारतीय जनता पार्टी एक सोल मेजॉरिटी पार्टी नहीं है, इनको टीडीपी जेडीयू जैसे पक्ष का सपोर्ट लगता है। टीडीपी और जेडीयू से बहुत उम्मीदें लोगों को थी, लेकिन वो खास कुछ हो नहीं पाया है उस फ्रंट पे अभी तक, क्योंकि मिनिस्ट्रीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन भी अगर आप देखें तो 2-2 मिनिस्ट्रीज़ दोनों पार्टियों को मिली है। डेप्यूटी स्पीकर की पोस्ट अगर जहाँ तक सूत्र बता रहे हैं कि एनडीए की इच्छा है कि उन्हीं के पास रहे। अब ये देखना रह जाता है कि क्या जेडीयू या टीडीपी में से कोई एक डेप्यूटी स्पीकर की पोस्ट के लिए पुश कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जेडीयू और टीडीपी की बात करें तो उनके पॉलिटिकल एजेंडाज, उनके अगेन वहाँ पे एक राजनीति प्ले आउट करती है, क्योंकि उनके रीजनल इंटरेस्ट जो उनको अभी पहले कंसोलिडेट करने हैं, उनकी फोकस उस बात पर पहले रहेगी, ना कि 6-8 महीनों तक ये एक हनीमून पीरियड चलता रहेगा। अब उसके बाद क्या होता है ये तो राजनीति बता सकती है। जी, तो रमन सर, मैं आपके पास आना चाहूँगा कि ये जो ईश्वर जी बता रहे हैं, और जैसा कि हमने शुरुआत में देखा भी था कि जब रिज़ल्ट आए लोकसभा चुनाव का, तो लोगों को लगा कि बहुत ही एक तरीके से जो पुशबैक है मेजॉरिटी गवर्नमेंट को, वो अच्छे से मिला है। और जिस तरीके के कयास लगाए गए कि जेडीयू हो, टीडीपी हो, ये रास्ता रोकेंगे, लेकिन अब तक वैसा कुछ हमें मतलब विजुअली तो हमें होते नहीं दिख रहा है। चाहे वो कैबिनेट रिपीट होना हो या ओम बिरला जी का दोबारा लोकसभा अध्यक्ष बनना हो, तो आप क्या देख रहे हैं कि क्या वजह है कि ऐसा कि जो जेडीयू और टीडीपी का बारे में जो बातें कही जा रही थी, अचानक से साइलेंट मोड पे क्यों चले गए हैं? अगर आप देखें, जब मोदी पहली बार पावर पे आए 2014 में, तब से अगर आप 2014 से 2024 तक का अगर हम रास्ता देखें 10 साल का, तो मोदी जी उनकी जो गवर्नमेंट थी उसमें एरोगेंस काफ़ी झलकता था, उसमें एक कन्फ्रंटेशन का था, और तीसरा था ब्रूटल अटैक ऑन ऑल द पॉलिटिशियंस हु डू नॉट गो विद बीजेपी। हाँ, अगर कोई बीजेपी की साइड आ गया तो उसके अगेंस्ट ईडी केसेस भी विड्रॉ हो जाते थे, या वॉशिंग मशीन टाइप जो ठंडे आरोप बस्ते लगे में थे। चले जाते थे। तो वो ये अगर आप देखेंगे 10 साल में, एक तो ये चल रहा है पॉलिटिशियंस के साथ, और दूसरी जगह वो सोसाइटी को पोलराइज करके कि हिंदू मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट, मतलब कि हिंदूज के सारे कंसोलिडेशन हमारे जो पास है आए, एक तरह से। वो कास्ट के ऊपर कंसोलिडेट ना करें, हिंदू हाँ, एक बड़ा अम्ब्रेला जो है, हाँ, उसके ऊपर कंसोलिडेट करके वो वहाँ से करे। तो ये इनका पूरा का पूरा खेल है। अब 2024 में खेल का खेला हो गया है। 400 की जगह उनकी 240 पे रुक गए, राइट। बिल्कुल। अब उसमें टीडीपी और जेडीयू जड़ गए। अब टीडीपी और में आपके चंद्रशेखर हैं, और आपके इधर क्या नाम, जेडीयू में नीतीश कुमार है, ठीक है। नीतीश कुमार इज ऑल्सो 70+, चंद्रशेखर इज ऑल्सो 70+। इनके अपने स्टेट के कंसर्न्स ज़्यादा हैं, और नीतीश मेरे ख्याल से उनकी जो पॉलिटिक्स दिखती है अभी तक, वो इस बात को रिटायर कर गए हैं कि वो स्टेट में अपना रोल बना सकें बढ़िया तो चलेगा, और बाकी थोड़ा बहुत वो सेंटर से, जैसे इनके 9-10 या 12 जितने भी एमपीज आए हैं, तो उससे वो नेविगेट कर सकें और स्टेट को
स्टेट में अपनी पोजीशन कंसोलिडेट कर सके, एक उनका वो एटीट्यूड चल रहा है, ठीक है। और चंद्रशेखर की भी अभी इमीडिएट जो कंसर्न्स हैं वो स्टेट का फाइनेंसेस हैं, उन्होंने बहुत सारे वेलफेयर स्कीम्स अनाउंस कर दी हैं, वो पहले ऐसे नहीं थे। वो तो अगर पुराने इनका फर्स्ट टाइम जब वो आए थे तो उनको सीईओ कहा जाता था, उनकी बहुत कॉरपोरेट स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग थी टुवर्ड्स पॉलिटिक्स, ओके। लेकिन अब इस बार लेकिन क्योंकि वो इतना डेस्परेशन था, अरेस्ट भी हो गए थे कि इनको आना था वापस, तो इसीलिए उन्होंने क्या नाम बहुत सारी वेलफेयर स्कीम्स अनाउंस किया, अब उसके लिए पैसा चाहिए। तो उनका भी इमीडिएट कंसर्न अभी स्टेट है। तो ये एक पूरा माहौल जो बना है उसमें मोदी इज टेस्टिंग द वाटर्स, मतलब ये क्या कर रहे हैं कि ये अभी कंटिन्यूटी के साथ चल रहे हैं। इसलिए आप देखेंगे ओम बिरला सब कुछ धीरे धीरे अपना कंटिन्यूटी चल रहा है। अभी क्या नाम उसके बाद जीतने के बाद क्या क्या हुआ है, आपके वो इंश्योर कर रहे हैं कि दिल्ली सीएम जेल में रहे, ठीक है। तभी वो सीबीआई को इन्वोक कर दिया, करप्शन चार्जेस इन्वोक कर दिया कि वो उसको जेल में रह सके। वो अलग बात है कि सीबीआई के केस में बेल इज इजीली मिल सकती है, लेकिन वो पीएमएलए और जो मनी लॉन्ड्रिंग केसेस हैं उसमें बेल मिलना मुश्किल होती है। लेकिन वो बट वहां से भी उन्होंने कानून रास्ता तो निकाल लिया था। मुझे लगता है कि जब कभी मेजर इशू आएगा, लाइक मुसलमान का पे अगर ये कुछ इन्होंने लिया, रिजर्वेशन के ऊपर हुआ या सीएए का आया, तो उस टाइम पे टीडीपी और ये क्या जेडीयू दे विल फ्लेक्स देयर मसल्स, क्योंकि उनके वोटर्स मुस्लिम्स भी हैं, है ना। तो इशू के बेसिस पे हमको देखना पड़ेगा कि ये टीडीपी यूपी कभी ना कभी करेंगे, लेकिन अभी उनके इमीडिएट कंसर्न स्टेट्स के हैं, और सेंटर में जो हो रहा है होने दो। और मोदी जी भी अच्छा एक उनको मौका मिला है, तो वो भी ही इज ऑल्सो टेस्टिंग वाटर्स कि जितना देर तक कंटिन्यूटी रख सके रखें, और जैसे ही अटैक आएगा तब देखेंगे। नीतीश कुमार जी के मामले में मेरे ख्याल से एक मुद्दा, रमन सर कैन करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, एक मुद्दा ये भी आता है कि उनका एक लाइन ऑफ सक्सेशन क्लियर नहीं है। चंद्रबाबू नायडू की पार्टी के साथ कम से कम वो एक लाइन ऑफ सक्सेशन क्लियर है कि हु इज गोइंग टू इनहेरिट द पार्टी। जेडीयू के साथ वो अभी तक क्लियर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के गेन्स बिहार में बहुत ज़्यादा हो गए हैं। जेडीयू उनके साथ गठबंधन में सरकार में है, पहले भी उनके गठबंधन की उनके समर्थन की आवश्यकता थी। अब नीतीश कुमार पिछली बार भी कह चुके हैं कि ये मेरा आखिरी चुनाव है, पर टेक ओवर कौन करेगा इसमें भी अभी तक क्लैरिटी नहीं है। तो रीजनल गेन्स, पहले रीजनल इंटरेस्ट उनको सॉर्ट आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। खैर ये बात तो है, और पॉलिटिशियन जो कहते हैं कि आखिरी चुनाव हो, उसमें तो बहुत सारे, अमरिंदर सिंह जी ने भी कहा था एक बार आखिरी चुनाव है, वो एक अलग बात है। अमित जी, इस विषय पर हम अब तक नहीं आए, आप काफ़ी देर से जो है, तो आपसे जैसा रमन सर ने भी बताया कि बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, रिपुटेशन में हैं, लेकिन जो कोर मुद्दे थे बीजेपी के, जिसमें एनआरसी है, सीए है, वन नेशन वन इलेक्शन था, हमने देखा कि कल राष्ट्रपति के अभिभाषण में भी उन चीज़ों का जिक्र नहीं था। बाकी सब चीज़ों में था, लेकिन जो राष्ट्रपति जी ने स्पीच दी उसमें वो बिल्कुल गायब थे। उन्होंने और बहुत सारी चीज़ें गिनाई, अग्निवीर का नाम नहीं आया, लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से मेंशन हुआ। तो आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को? देखिए, नॉर्थ ईस्ट में होने के कारण एक चीज़ तो होता है कि ये सब जो दिल्ली में होता है वो हम हमेशा एक दूर से ही देखते हैं इनको, और दुख की बात यही है कि यहाँ पे काम करके फिर से यही दिख रहा है कि अभी जितने दिन हुए हैं, वो एक बार जब बिमोल एकोइजाम ने स्वेरिंग इन सेरेमनी में जो मणिपुर सुना, उसके बाद मणिपुर फिर से गायब हो गया। अभी मुझे इस बात का बहुत दुख हुआ कि हमारे राष्ट्रपति जी ने जब बात की और मतलब पूर्वोत्तर को एक तरह से रेफरेंस किया, लेकिन वो म शब्द कहने में जिस तरह का मतलब हिचकिचाहट हो रही है लोगों को ना, मतलब मणिपुर कहना ही नहीं चाहता कोई। मतलब वही बता रहा हूँ ना, किस मुंह से क्या कहूँ। मिजोरम में लोग मर गए, 40 लोग यहाँ पे मर चुके हैं, मणिपुर की कोई सुध लेना नहीं चाहता, क्योंकि वही बात है कि भैया मतलब 4 दिन के मेहमान थे, थोड़ा बहुत इंटरेस्ट दिखाया। अब राइट विंग मीडिया इसको एक नया प्लॉट दे रहा है कि भैया ये तो क्रिश्चियन स्टेट बनाने की बात कर रहे हैं, यहाँ पर ये सब हो रहा है, और उनके जो सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स है उसी में खुश है कि भैया देखो हमने तो क्रिश्चियन स्टेट को मतलब रोक दिया है, क्योंकि मेते तो क्रिश्चियन नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी हम लोग एक चीज जिस पर काम कर रहे हैं, 12 महीने से देखिए पूर्वोत्तर में, मतलब वही मणिपुर की बात कर रहा हूं मैं, पार्लियामेंट में भी
मैं उम्मीद करता हूं कि विपक्ष के नेता ये पूछे कि भैया 12 महीने से 13 महीने 12 महीने क्या 14वां महीना हो गया, 15वां महीना शुरू होने वाला है, आपने आर्मी को करने के लिए क्या कहा है? देखिए ये बात कोई उठा ही नहीं रहा कि इंडियन आर्मी का रोल क्या है। 2-3 मई को मणिपुर जलना शुरू हुआ, 3 मई को हम लोग एकमात्र मीडिया होते जो चूड़ाचांदपुर में खड़े थे, उसके कारण लोग हमको कह रहे हैं कि भैया तुमको मालूम था वायलेंस होने वाला है इसलिए तुम चूड़ाचांदपुर में थे। अब क्या ही कहें, लेकिन ठीक है चलो, कोई तो माने कम से कम हम कंस्पिरेसी कर रहे हैं। 4 तारीख के सवेरे और 5 तारीख के सवेरे आर्मी आ चुकी थी, जो एडिशनल ट्रूप्स थे वो 5 मई को आ गए थे। 36 घंटे के अंदर 40,000 50,000 एडिशनल ट्रूप्स आ गए थे। 14 महीने हो गए हैं, आज तक आर्मी वालों से आप बात करिए, आप लोग तो मेरे से वरिष्ठ हैं, आप लोग मतलब आर्मी वालों को जानते भी होंगे। हम लोगों ने जिन लोगों से बात की है वो यही कह रहे हैं कि हमें पता ही नहीं हमें करना क्या है, कोई काम ही नहीं करने देता। मेते बहुल इलाकों में वो किसी को अरेस्ट करने जाओ तो मीरापाई भी रोक देते हैं, थोड़ा और आगे जाओ तो मिलिटेंट जो है वो तो मतलब एक एक तो यही नहीं पता चलता कि मिलिटेंट कौन है और आर्मी कौन है, कि दोनों एक ही तरह के कपड़े पहने हुए होते हैं। कहीं पे भी जाओ उनका जो जिस एरिया में जाओगे वो रीजन स्पेसिफिक इंसर्जेंट जो आपको आर्मी को काम करने से रोक देते हैं। 14 महीने हो गए, मैं उम्मीद करता हूँ विपक्ष वाले पूछे कि भैया आर्मी ने किया क्या है और आर्मी को आपने बोला क्या है करने को। देखिए मणिपुर कोई, अगर आप नागा बहुल इलाकों को छोड़ दें तो मणिपुर कितना बड़ा रहेगा बताइए। इम्फाल से चूड़ाचांदपुर की दूरी 100 किलोमीटर 110 किलोमीटर है। ये इतना छोटा रिलेटिवली इंडिया के हिसाब से जिस तरह का मैंडेट होता है और जिस तरह, दीज आर नॉट माउंटेनस एरियाज राइट, दिस इज नॉट कश्मीर लेवल हाइट, अरुणाचल भी नहीं, ये पहाड़ी इलाके हैं, पर्वतीय इलाके नहीं है कि 15,000 फीट पे और टाइगर हिल और सियाचिन चल रहा है। ये पहाड़ी इलाके, इतना छोटा एरिया है, आपके पास इतने आर्मी वाले पहुंचे हुए हैं वहां पे, और 14 महीने हो गए और आर्मी को भी नहीं पता कि उनको करना क्या। आर्मी या तो आर्मी कंट्रोल में है या तो आर्मी कंट्रोल में नहीं है। अगर आर्मी कंट्रोल में है तो फिर ये हालत क्यों है, और अगर आर्मी कंट्रोल में नहीं है तो क्यों आर्मी कंट्रोल में नहीं है। और मैं उम्मीद करता हूं कि विपक्ष अब इस बात को उठाए। बिमल कोई ने बात उठाया है, देखिए मैतेई लोगों के अंदर आर्मी के खिलाफ स्पेसिफिकली आसाम राइफल्स के खिलाफ बहुत गुस्सा है, और ये गुस्सा जायज भी है और ऐतिहासिक भी है। सब कुछ को ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पर डिसमिस नहीं करना चाहिए हमें, बहुत ऐतिहासिक, मतलब इरम शर्मिला की स्ट्रगल की अगर बात करें तो उस समय से आसाम राइफल्स के खिलाफ गुस्सा रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि लोग गलत है या लोग सही है, आर्मी गलत है आर्मी सही है, लेकिन ये मुद्दा आपके नजर के सामने मणिपुर के टुकड़े हो गए। देखिए वो इस भूल में मत रहिए कि पुराना मणिपुर हमको दिखने वाला है। जो कुकी इम्फाल छोड़ के गए वो वापस नहीं आने वाले हैं, जो मेतेई चूड़ाचांदपुर छोड़ के गए उनका आना लगभग लगभग असंभव हो गया है। मणिपुर टूट चुका है। और जो डबल इंजन कह रहे थे, हम लोगों ने शुरुआत में कह दिया था कि ये डबल इंजन किस चीज में लगाया है भाई, डबल इंजन बुलडोजर में लगाया क्या डबल इंजन? क्योंकि जो दरार 50 साल से थे, आपने वो दरार को, मतलब इंग्लिश में था ना कि इट इज टू वाइड अ गैप टू बी ब्रिज्ड, अब इनके बीच में पुल नहीं बन सकता। 14 महीने बाद मेतेई और कुकी एक दूसरे को इंसान मानने के लिए तैयार नहीं है, और ऑपोजिशन को ये सब बात उठाना है। अरे भाई 60 में से 55 एमएलए एनडीए के साथ है मणिपुर में, 14 महीने हो गए अभी तक बीजेपी का एक जॉइंट मीटिंग नहीं हुआ है कुकी और मेतेई लीडर्स को साथ में बिठा के। आपके पार्टी के लोग हैं यार, ऐसे तो मोदी भजन पूरा दिन करता, हर एमएलए उठ के मोदी भजन गाता है। बुलाइए ना मोदी जी उनको, साथ में बैठिए बात करिए। बीरेन्द्र सिंह ने तो बोल दिया कि भैया हम कुकी बहुल इलाके के हैं ही नहीं, हमको कोई मतलब ही नहीं है उनसे। और ये सब मुद्दे मैं उम्मीद करता हूं कि सिक्किम में जिस तरह से ग्लॉफ हुआ था, उसके बाद जो सिक्किम के डिमांड्स है, जो पैसा मांगा है सिक्किम ने, मिजोरम ने पैसा मांगा है रेफ्यूजीज के लिए, जो डिस्ट्रक्शन हुआ है उसके लिए, रोड कंस्ट्रक्शन के लिए, त्रिपुरा में बड़े बड़े डिमांड्स हैं। आपने एक सो कॉल्ड अकॉर्ड साइन कर दिया था त्रिपुरा मोथा के साथ, जिसके कारण त्रिपुरा मोथा अब आपके साथ हो गया है। बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं वहां पे जो बाकी है। असम मेघालय का बॉर्डर सेकेंड फेज का कन्वर्ट, ये टॉक्स बाकी है अभी, यहाँ पे प्रॉब्लम चल रहा है। अरुणाचल में एक और मणिपुर जैसी समस्या बन रही है चकमा हजाओं को लेके। किरेन रिजिजू कहते हैं कि हम उनको असम में शिफ्ट कर देंगे, असम के मुख्यमंत्री कहते हैं ऐसा तो होने ही वाला नहीं है। ये बहुत बड़ा बात है, और ये सब बातें मैं उम्मीद करता हूँ कि विपक्ष के लोग उठाएं, क्योंकि वरना नॉर्थ ईस्ट हमेशा की तरह वही होगा कि भैया एक आफ्टर थॉट, जो अंग्रेजी में कहते हैं, वी आर फॉरएवर डेस्टिन्ड टू बी आफ्टर थॉट, एंड आई होप दैट चेंजेस दिस टाइम। जी जी मेरा एक क्वेश्चन है स्मिता के लिए। हाँ हाँ, उन्हीं के पास जा रहे थे जी। ये जो अभी पॉलिटिक्स चल रही है पार्लियामेंट में, बीजेपी पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर, जो भी इनफैक्ट मोदी गवर्नमेंट का मैंने देखा है कि जैसे जीतते हैं वो उसी के बाद एकदम से इलेक्शन मोड में आ जाते हैं। तो अभी 3
स्टेट्स में इलेक्शन होने जा रहा है, महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड। हाँ झारखंड, तो आपको कुछ इंडिकेशंस दिख रहे हैं अभी मोदी का, वट एवर पॉलिटिक्स दे हैव प्लेड सो फार? नहीं, मतलब पार्लियामेंट के स्तर पर तो नहीं। और झारखंड में इनफैक्ट आपने झारखंड का जिक्र किया, आज ही वहां हाई कोर्ट ने जमानत दी है हेमंत सोरेन को, वो एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है, देखना होगा वो कैसे प्ले आउट होता है। लेकिन इस वक्त जो है मुझे लग रहा है कि देखिए जो ज्यादा जरूरी मैसेजिंग है इस वक्त नरेंद्र मोदी की तरफ से, वो एक राष्ट्रीय स्तर पर और एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है। जिस तरीके से वो G7 शिखर वार्ता में शामिल होने के लिए पहुंचे, ये दिखाने की जरूरत है कि आई एम नॉट वीक, आई हैव नॉट बीन वीकेंड। इस वक्त वो उस पर फोकस कर रहे हैं, इसीलिए कोई भी जो पुरानी इस वक्त सरकार की अप्रोच है, हरकतें हैं, उसमें कोई बदलाव नजर नहीं आ रहा है। आज भी मैं अभी इमेजेस देख रही हूँ कि जब राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पेपर लीक के मसले पर बात कर रहे थे तो माइक बंद हो जाता है। और ये बहुत दुख वाली बात है। अभी ब्रूट का एक वीडियो है जो पिछले दिनों से वायरल हो रखा है, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी के भाषण के क्लिप्स हैं, जब वो खड़े होकर मंच पर कहते हैं, सदन में कहते हैं कि किस तरीके से जब वो कैबिनेट में आए थे, साउथ ब्लॉक में घुसे थे और नेहरू जी की एक तस्वीर पोर्ट्रेट जो है वो हटा दी गई थी, तो उन्होंने सवाल खड़े किया कि क्यों हटा दी गई, तो दूसरे दिन उसे रीइंस्टेट कर दिया गया। और वो किस तरह, वो याद करते हैं कि किस तरीके से पीवी नरसिम्हा राव ने जब यूएन में कश्मीर के मसले पर उस वक्त जो ऑपोजिशन के लीडर थे वाजपेयी, उनको कहता कि आप जो है डेलीगेशन लीड करें। तो वो जो एक पहले एक मोरालिटी की बात होती थी, एक सदन के गरिमा की बात होती थी, भाषा की बात होती थी, आप सुषमा स्वराज और डॉक्टर मनमोहन सिंह के बीच में अगर आप स्पीचेस को उठाकर देखें, पार्लियामेंट में जो एक्सचेंजेस होते थे जिसमें शायरी होती थी, वो सारी चीजें आज की तारीख में इतनी मिसिंग हो गई हैं संसद से। नई संसद तो आ गई है लेकिन पुराने संसद की गरिमा खो गई है। और अमित जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, देखिए मुझे इसमें शक नहीं है कि मणिपुर के मसले को उठाया जाएगा विपक्ष की तरफ से। आखिर पिछले सदन में भी विपक्षी जो है वो नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आई थी इस मसले पर, जिसके बाद हमने देखा था कि नरेंद्र मोदी फोर्स्ड हुए थे कि कम से कम कुछ बयान जो है दे दे। अपनी 2 घंटे के भाषण में उन्होंने 2 मिनट का जिक्र किया था मणिपुर पर, बाकी तो फिर वो नेहरू जी को ही गलियाते रहे थे और उसे पॉलिटिकल स्टेटमेंट बना दिया था। तो आप अगर कश्मीर से अभी जो श्रीनगर से चुनकर आए हैं सांसद, उनकी आप स्पीच को देखें, उन्होंने भी जिस तरीके से जिक्र किया कि ये वो मुल्क है और वो संसद है जहां आज की तारीख में एक सांसद को आप इसलिए टेररिस्ट करार दे देते हैं क्योंकि वो मुस्लिम है, उनकी आइडेंटिटी के बिना पर आप उनको जो है टेररिस्ट करार दे रहे हैं। और सोशल मीडिया पर इस बात को लेकर चर्चा हो रही है कि सिर्फ मणिपुर ही नहीं बल्कि जो लगातार मुसलमानों के घर जो डेमोलिश किए जा रहे हैं, बुलडोज किए जा रहे हैं, मॉब लिंचिंग हो रही है, उस पर राहुल गांधी को खुलकर बोलना चाहिए। लोग राहुल गांधी को सलाह दे रहे हैं कि डरो मत, आप उस पर बातचीत कीजिए, क्योंकि आपको जो मैंडेट मिला है उसमें माइनॉरिटीज का ज्यादा कंसोलिडेटेड सपोर्ट भी इस दफा मिला है इस मैंडेट में, ताकि आप इन मुद्दों को, आप अनकंफर्टेबल मुद्दों को उठा सके। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि विपक्ष इन मुद्दों को नहीं उठाएगी, लेकिन सवाल यह है कि विपक्ष के उठाने के बाद में सरकार किस हद तक वो पेशेंस दिखाएगी कि इन डिबेट्स को होने दे संसद में, या वापस से वही रवैया होगा कि माइक्स बंद हो जाएंगे, सांसदों को वापस से निष्कासित कर दिया जाएगा, उन्हें निलंबित कर दिया जाएगा। उसकी जो कॉन्फ्रंटेशनल जो रूट है, और उसमें तब तक बदलाव नहीं आएगा, जैसा रमन जी ने कहा, जब तक जेडीयू और आप टीडीपी की जो डोमेस्टिक कंस्टिट्यूएंट्स उनकी स्टेट्स में है उस पर सीधे तौर पर जब तक खतरा नहीं मंडराता, तब तक ऐसा नहीं है कि ये कोalition पार्टनर्स इस पर बहुत ज्यादा जो है पुल एंड प्रेशर बनाएंगे बीजेपी सरकार पर एनडीए के अंदर। जी जी, तो आपका ईश्वर जी इस पूरे मामले पर आखिरी कमेंट? इस मुद्दे पर आखिरी कमेंट यही होगा स्मिता जी कमेंट से, आई वुड लाइक टू टेक फ्रॉम इट कि पुरानी जो संसदीय परंपरा थी, एक रवैये की, एक बिहेवियर की, वो सही बात है कि नई पार्लियामेंट आते आते कहीं ना कहीं वो ख़त्म होती जा रही है। ये वही पार्लियामेंट है जहाँ पर, जैसा कि स्मिता जी ने कहा, एक मुस्लिम एमपी को बहुत सारी गालियाँ दी जाती हैं बाय अ सिटिंग एमपी, लेकिन आज की तारीख में भी उस सिटिंग एमपी पर, दिल्ली के वो एमपी हैं, उन पर कोई एक्शन पार्लियामेंट्री कमेटी की तरफ से कोई खास एक्शन लिया नहीं जाता, और ये भी लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी की निगरानी में ही हुआ है। तो रमेश बिधूड़ी की आप बात कर, रमेश बिधूड़ी की जो कमेंट थी, बिधूड़ी आई थिंक अब एमपी तो नहीं है, अब एमपी नहीं है, अब एमपी लेकिन पिछले प्लान में थे, 17वीं लोकसभा में थे। तो कोई कमेंट, वो कमेंट नई पार्लियामेंट में आई थी, तो ये उम्मीद है कि अब नई विपक्ष के साथ, एक रेजुविनेटेड विपक्ष के साथ, जो विपक्ष अभी तक तो संगठित दिख रही है, ये यूनिटी चलती रहे और ये पुशबैक भी कायम रहे, ताकि एक डेमोक्रेसी बनी रहे, जिसकी उम्मीद 4 जून से के बाद से बहुत लोगों की दिलों में जगी है। जी जी, रमन सर आप इसमें कुछ आखिरी जोड़ना चाहें? नहीं, आई थिंक
ज़्यादातर बातें कह दी गई हैं और इसमें ज़्यादा एंटिसिपेशन करना और ज़्यादा हाँ, स्पेकुलेट अभी करना तो सत्र शुरू हुआ है। तो जी। मुश्किल ही है। अब देखते हैं कि पहला ऐसा कौन सा मुद्दा होगा जिस पे बीजेपी की अपने कोalition पार्टनर्स के साथ ठनेगी। ठनी। तो ठीक। सबसे उसी की अभी वेट करेंगे। ठीक है, ठीक। तो चर्चा में आज हम अभी चर्चा अब समाप्त करते हैं और रिकमेंडेशन की प्रक्रिया की ओर बढ़ते हैं। तो अमित सर, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूँगा। तो आप क्या रिकमेंड करेंगे हमारे दर्शकों के लिए, पाठकों के लिए, श्रोताओं के लिए? देखिए, टीवी देखने की तो हिम्मत नहीं, तो कोई शो में रेकमेंड कर नहीं सकता, आंखें ऐसे ही सूज जाती है 10 घंटे ऑनलाइन रह के। किताब रेकमेंड करना चाहूँगा ये एक किताब है जिसका नाम है लिविंग विथ ऑयल एंड कोल, रिसोर्स पॉलिटिक्स एंड मिलिटराइजेशन इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ये डॉली किकॉन है, नागालैंड की बॉस, शायद आज के डेट में सबसे सर्वश्रेष्ठ एंथ्रोपोलॉजिस्ट डॉली किकॉन, उनकी किताब है। और आप में से कई लोगों को मालूम होगा कि असम में तेल है, लेकिन जो कहा जाता है कि असम, नागालैंड, मणिपुर, ये सब जो बॉर्डर्स एरियाज हैं, यहाँ पर भी काफ़ी तेल है, और बात हर 6 महीने ये बात आते रहती है। तो ये किताब आर्टिकल 371 के अंतर्गत होते हुए और ये द फैक्ट दैट नागास डिसाइड व्हाट गोज ऑन देयर लैंड, फॉर एग्जांपल, लाइक एनी अदर ट्राइबल लैंड, इन सब चीज़ को लेके काफ़ी बहुत ही मतलब दिलचस्प किताब है। और ये इसको पढ़ना मैं समझता हूँ कि अगर आपको नॉर्थ ईस्ट की सतह से ऊपर जाना है तो ऐसी किताबें बहुत ज़रूरी हैं। तो वापस लिविंग विथ ऑयल एंड कोल, और अगर आप कहेंगे तो मैं इसका अमेजोन लिंक आपको व्हाट्सएप पर भेज दूंगा, आप चाहे तो डाल सकते हैं अपने शो नोट्स में। डॉली किकॉन की किताब है और ये योडा प्रेस ने पब्लिश की है, तो आसानी से मिल जानी चाहिए। क्योंकि इमरजेंसी को लेकर इतनी जो बातें हो रही हैं, बार बार आपने देखा बीजेपी के नेता खड़े होकर इमरजेंसी के खिलाफ प्रोपोजिशन पास कर रहे हैं। संकर्षण ठाकुर वरिष्ठ पत्रकार हैं, द टेलीग्राफ के संपादक रहे हैं। उनकी एक पुरानी लिखी हुई लेख है 2018 या 19 की है, और जिसमें वो इमरजेंसी के विक्टिमहुड को लेकर सवाल बात कर रहे हैं, और कि कैसे जो इमरजेंसी से जो सीख लोगों ने नहीं देखे, जिनकी बात बीजेपी नहीं करता है क्योंकि वो संघ के लिए कन्वीनियंट नहीं है, उस पर उन्होंने बहुत एक जो स्केदिंग पीस है वो लिखा है। तो मैं चाहूंगी कि लोग उसे जरूर पढ़े, अंग्रेजी में है, और साथ ही साथ कुछ पुराने संसद के भाषणों को उठाकर देखे। जो नई जनरेशन है, जो नई पीढ़ी है, मुझे लगता है कि जो हमारी पब्लिक मेमोरी से चली गई है बात ना, कि आप 15-20 साल पहले हम संसद में किस तरह का स्वरूप देखते थे, उसकी उम्मीद भी लोग करना भूल गए हैं। शायद लोग उसे देखेंगे, कुछ बेंचमार्क्स हमारे बेहतर होंगे, तो हम ज्यादा कोशिश करेंगे कि हमारे जो नेता हमें प्रतिनिधित्व कर रहे हैं संसद में, वो कुछ हायर स्टैंडर्ड्स मेंटेन करें। तो वो लोगों को भी जो है खुद को, मुझे लगता है कि एजुकेट करना आज की तारीख में ज्यादा जरूरी हो गया है। ठीक है। ईश्वर जी, आप? मेरे लिए तो काम करने के बाद घर आके टीवी ही सबसे बड़ी एक आउट होता है, क्योंकि दिन भर हम रियलिटी के साथ इतना डील करते हैं। हाँ। तो मैं चाहता हूँ कि मैं घर आके थोड़ा सा अवे फ्रॉम रियलिटी हो reality से जाऊँ, कुछ फिक्शन देखूं, fiction पे कोई जाऊं। फैंटेसी लैंड रियलिटी ही इतनी डार्क हो गई है कि अब टीवी सही। पर हाल ही में मैंने एक शो देखा। मैं थोड़ा सा लेट हूँ ये शो देखने में, और काफ़ी वर्षों बाद मैंने कोई हिंदी शो देखा है जो है कि मामला लीगल है। हाँ, काफ़ी comedy खूबसूरत है। शो है, डार्क कॉमेडी। बिल्कुल काफ़ी खूबसूरत शो है, काफ़ी एक रियलिटी के बहुत ज़्यादा करीब है, टंग इन चीक ह्यूमर है, लेकिन छोटे से दिल्ली के पतपड़गंज कोर्ट में सेट है। कैसे एक साउथ दिल्ली की वहाँ पर लॉयर हैं, कैसे वहाँ पर सालों से जो लॉयर्स कोशिश कर रहे हैं वो है, और उसके बीच आम आदमी की क्या दशा होती है। ये शो एक्चुअली वॉचेबल इसीलिए भी है क्योंकि एपिसोड्स 20-20 मिनट के हैं, 8 ही एपिसोड्स हैं। रवि किशन जी ने बहुत अच्छा एक्टिंग किया है, अभिनय के लिए बहुत लेकिन राइटिंग और डायरेक्शन भी उतनी ही स्ट्रांग है, क्योंकि ये उस तरह की राइटिंग और डायरेक्शन है जो 90s के डीडी शो में आती थी, जो एक सिंपल टंग इन चीक ह्यूमर हुआ करता था, लेकिन जो पॉइंट वो हिट करता था वो बहुत जबरदस्त हिट करता था। मुसद्दिलाल जैसा शो बिल्कुल। थे। आप सर? मैं तो आजकल यूरो कप देख रहा हूँ मोस्टली। तो मैं तो 2-2:30 बजे तक रात को उठ के यूरो कप देखता रहता हूँ। तो बिकॉज आई एम एन एविड फैन फॉर फुटबॉल। अभी एक शुरुआत की है मैंने, बट आई एम रेफरिंग दिस मूवी मोर फॉर द फैक्ट कि उसमें कुछ कंट्रोवर्सी हुई थी। वो एक महाराज करके इसमें नेटफ्लिक्स में आई है। इस पे कंट्रोवर्सी ये है कि ये ट्रू स्टोरी पे बेस्ड है, और मेरे ख्याल से 1800 में या 1800 क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ बॉम्बे तो उसमें एक था कि वो
शोषण करते थे जो, लेकिन ये सेक्ट ने इसको अपोज किया। वो चाहते थे कि ये रिलीज भी ना हो गुजरात में, लेकिन गुजरात हाई कोर्ट ने क्लियरेंस दी। तो एक उत्सुकता बढ़ी है उससे कि ये है क्या चीज़, देखा जाए। अब तो अभी release हो गई शुरुआत है। की है मैंने, थोड़ा सा टाइम नहीं मिला अच्छा। तो देख नहीं पाए, तो आई थिंक आई विल रिकमेंड दैट। तो खैर मेरा भी रिकमेंडेशन यही होने वाला था सर, क्योंकि मैं पूरी देख चुका हूँ। अच्छा। हाँ, और वैष्णव संप्रदाय की जो बात हो रही थी तो उनकी आपत्ति थी, और फिल्म के अंत में लिखा भी गया है कि संप्रदाय से आपत्ति नहीं थी, जो संप्रदाय के नाम पर जो ठेकेदारी करते हैं धर्म के नाम पर, उनसे रिलेटेड ये मामला है। इसके अलावा दूसरा एक रिकमेंडेशन है, एक एंगेज पे लेख है असम फ्लड को लेकर, जो आज हमारा चर्चा का विषय भी था, कि वो असम में किस तरीके से बाढ़ जो है 50 के दशक के बाद पहले 10-12 साल में एक बार आती थी, और फिर ये एकदम से सालाना जो अफेयर बन गई है पूरी तरह से। तो वो ये 2 रिकमेंडेशन। तो रिकमेंडेशन के बाद हम चर्चा के बिल्कुल आखिरी पड़ाव जो है, लेटर हमारे जो पाठकों के दर्शकों के आए हैं उनकी ओर बढ़ते हैं। और एक लेटर आया है इस हफ्ते हमारे पास शिखर रंजन का। वो लिखते हैं कि टॉक ऑन नीट वाज गुड, कि नीट पर जो चर्चा थी काफ़ी अच्छी थी। नीट इज़ नॉट ए नीट सोल्यूशन फॉर इंडियन कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। It puts the fate of entire generation of medical aspirants in one national exam. Moreover, it's an exam that has come, gone, and reintroduced through Apex Code, devoid of any stakeholders consultation. In my view, older system of AIPMT and state level entrance exam was far superior. तो ये कहते हैं कि भाई जो नीट का जो पूरा मामला है वो उतना तो क्लीन नहीं है। तो शिखर रंजन ने पत्र लिखा, उसके लिए हमारा बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ये भी जानकारी दे दूं कि NL सेना हमारा प्रोजेक्ट जो है वो नीट एग्ज़ाम को लेकर है, और उसमें हम इसके अलग अलग तरीके की पड़ताल करेंगे। हमारे रिपोर्टर बसंत कुमार और सुमेधा मित्तल, इसमें आप चाहें तो आप हमें योगदान दे सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम किसी भी कॉरपोरेट या सरकारी से विज्ञापन नहीं लेते। तो आज के चर्चा में जो लोग जुड़े, ईश्वर जी, रमन सर, अमित जी, स्मिता जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। पत्रकारिता का नासूर बन चुके विज्ञापन के मॉडल को खारिज करके खबरों की इस दुनिया को बदलिए, ताकि पत्रकारिता आपके लिए जवाबदेह बने। newslaundry.com/subscription पर क्लिक कीजिए और अपने मन मुताबिक पेमेंट का विकल्प चुनिए, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर्स का नारा है, मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें।